हेलो बच्चों, कैसे हो यार? लेक्चर देख रहे हो आप लोग हमारे कि नहीं? देखो देखो, पूरी सीरीज मैंने बना के रखी है आप लोग के लिए ताकि आपके एग्जाम से पहले आप देख पाओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ बेटा। तो थोड़ा तो एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, इतना टाइम तो देना पड़ेगा कि हम एक लेक्चर को देख पाए, है ना बेटा? तो देखिए आप लोग उस चीज़ को। और अभी अब तक अपन लोगों ने इस सीरीज में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड ही था वो, जिसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नाम दिया था। और आज फिर हम हमारा थर्ड वाला चैप्टर लेकर के आए, वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, मतलब जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि आप देखने जाओ तो उस पर से क्वेश्चन बनते हैं। और खास करके जो देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 लॉ हैं, एक केसीएल और एक केवीएल, कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, डेरिवेशंस बताऊंगा चीज़ों के, है ना? और उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो अभी सिलेबस में है। जिन चीज़ों को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया उसको मैं टच नहीं करूंगा अभी कहीं ना कहीं। ठीक है, बट हाँ, लेक्चर को अच्छे से देखना बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होंगी आपके लिए आगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, है ना? देखिए आप लोग इस लेक्चर को और लास्ट तक देखो और कवर करो यार, मतलब पूरा सिलेबस, है ना? अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ यार। चले, है ना? स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो बेटा जो सबसे पहले यहाँ पे पूछी जाती है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज याद रखना कि ये डेफिनेशन एज इट इज वही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ के रखी है, और हो सकता है कुछ लोगों ने उससे पहले भी पढ़ ली हो, है ना? क्या बोलते थे, याद करिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हम उसे सिंपली डिफाइन करें तो हम लोग बोलते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जिस रेट से चार्ज फ्लो करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है उसी को हम लोगों ने यहां पे डिफाइन किया, क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, रेट की बात कभी भी की जाती है ना, तो रेट हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। और हम यदि इस चीज के बारे में बात करने जाए तो हम सिंपल यदि इसका फॉर्मूला लिखें तो बेटा सबको पता है, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि करंट का जो मेन फॉर्मूला है बेटा वो I इक्वल्स टू Q बाय T होता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं बेटा सबको, है ना? आप कभी भी देखना उसको इसको लिखने का मतलब, कभी भी आप यदि कोई चीज को डिवाइड में लिखते हो, जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सब पता है ये चीजें, कि जैसे बेटे मैंने 20 डिवाइडेड बाय 2 लिखा, अब मैं बोलता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ध्यान से देखना बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 2 का मीनिंग है सर 10। यदि मैं 2 डिवाइडेड बाय 20 करूं तो उसका मीनिंग होता है सर 1/10। अब देखो एक चीज, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट ये कर रहा होता है, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड में लिखते हैं जैसे 20/2, तो इसका मतलब है सर कि डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर मींस व्हाट? 2, कि 2 के रिस्पेक्ट में हमारा 20 कितना बड़ा है, मतलब हम 20 को कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो हम बोलते हैं 2 के रिस्पेक्ट में 20 उसका 10 टाइम्स है, तो सर वो मुझे रिजल्ट में मिला आंसर 10। यदि मैं 2/20 बोलूं तो मैं बोलता हूं सर फिर से डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर मतलब कितना है? 20, तो सर 20 के रिस्पेक्ट में 2 कितना बड़ा है, तो मैं बोलूंगा 1/10 टाइम्स है। तो ये चीज है। तो आप कभी भी एक चीज दिमाग रखिए कि कभी भी आप किसी चीज को P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसका मतलब हमारा हमेशा क्या होता है डिवाइड का फॉर्मूला बनाने का, कि हम P को कंपेयर कर रहे हैं, P विथ रिस्पेक्ट टू Q होता है। मतलब कभी भी किसी चीज को आप यदि डिवाइड में लिख रहे हैं उसका मतलब होता है कि सर न्यूमरेटर वाला जो है उसको कंपेयर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। अब देखो बेटा, यदि मैं सिंपल सा ये लॉजिक अपने दिमाग में रखूं तो मैं बोलता हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? करंट। अब रेट ऑफ फ्लो, रेट की बात कभी भी हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? चार्ज को, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बेटा जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, जिसकी बात करते हैं वो न्यूमरेटर में जाता है। तो हम यहाँ किसको कंपेयर कर रहे हैं? देखिए इसी कॉन्सेप्ट को लगाऊं तो मैं बोलूंगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन फॉर्मूला है वो है I इक्वल्स टू Q बाय T। सबको पता है, आप इस चीज को दिमाग में रखिए। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ यहाँ पे, है ना, इससे रिलेट करते हुए फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग ये बोलते हैं I इक्वल्स टू Q बाय T। सबसे पहली चीज सर यूनिट क्या होती है इसकी? ठीक, अब जब हम यूनिट के बारे में बात करने के लिए जाएं तो I इक्वल्स टू Q बाय T है, तो Q को आप क्या बोलोगे बेटा?
कूलम पर टाइम है तो सेकेंड, और जो कूलम पर सेकेंड होता है बेटा इसी को हम लोग यहाँ पर क्या डिनोट कर रहे होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल के रखा है, एम्पियर। तो एम्पियर इसकी यूनिट है। अभी सुनिए मैं इसके एक दो फॉर्मूले और भी बताता हूँ। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी हमारा एक फॉर्मूला बना, उसकी यूनिट निकाली तो ये आया। अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि सर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेटा, है ना, एमपी बोर्ड वगैरह में तो पूछ सकते हैं, सीबीएसई में भी पूछ सकते हैं। तो अब आप एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चे डाउट में होते हैं। किस डाउट में होते हैं कि सर हमने आज तक ये देखा है कि हम जहां पे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं तो वहां पे आप करंट को बकायदा साइन के साथ, एरो के साथ बता रहे हो। तो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि कोई एक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया पोर्शन। हमने यहां से बोला कि इधर से हमने बोला कि करंट 2 एम्पियर करंट इधर से फ्लो हुआ। हमने इधर से बोला कि सर इधर से 3 एम्पियर करंट आया और इस डायरेक्शन में बेटा 5 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। अब बच्चे क्या बोलते हैं, बताए बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जो करंट है, करंट एरो से डिनोट हो रहा है, मतलब हम एरो से उसको बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्योंकि आप एरो से डिनोट कर रहे हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये चीज, बट आप दिमाग में क्लियर रखें बेटा, ये कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के पीछे एक रूल होता है, वो ये होता है कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है वो हमेशा वेक्टर रूल्स को फॉलो करेगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालता है। यदि दो वेक्टर हमें ए और बी गिवन है तो उसका रिजल्टेंट होता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो थीटा डिसाइड कर रहा होता है कि एग्जैक्टली हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। जैसे देखो, यदि मान लो यहां पर हम बात करें, सिंपल सा जो प्रैक्टिकली देखा गया वो ये कि यदि 2 एम्पियर करंट यहां से इधर आया, 3 एम्पियर इधर आया, तो हमेशा 5 एम्पियर करंट ही इधर जाएगा। लेकिन सोचिए यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होती, वेक्टर लॉ होता, तो वेक्टर लॉ होता तो हम लोग क्या बोलते, जैसे अच्छा इसको छोड़ो, आप ऐसा सोचो, मान लो मैंने बोला, सिंपल सी बात करते हैं अपन कि इधर से 3 एम्पियर करंट को एंटर करवाओ, इधर से मैंने बोला कि 4 एम्पियर करंट को इधर एंटर करवाते, तो बताओ भैया यहां से कितना करंट जाएगा इस डायरेक्शन में। अब यदि सिंपल सा यदि हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सर एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और उनके बीच का एंगल यदि देखा जाए तो यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल भी मेरे पास कितना है, 90 डिग्री। और यदि 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 है तो cos 90 0 हो जाता, तो ये कितना हो जाता बेटा 16 प्लस 9 25 का रूट यदि लेते तो आंसर आना चाहिए था 5 एम्पियर। मतलब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका आंसर 5 एम्पियर आना चाहिए था। बट जब हम प्रैक्टिकली देखने जाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं एमीटर लगा दो सीधा सा, एमीटर आपको रीड करके बताएगा। तो सर इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 4 एम्पियर आया, तो मैं नोटिस करता हूं कि जब ये बाहर जाएगा ना तो बाहर जाते समय बेटा इसका जो करंट है वो हमेशा कितना होता है, 3 + 4 मीन्स 7 एम्पियर। और 7 एम्पियर करंट बाहर जा रहा होता है और ये एमीटर बताता है, प्रैक्टिकली बताता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि सर करंट इस डायरेक्शन से आया, इधर से आया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस पॉइंट पे मिला उसके बाद जब वो जा रहा है ना तो वो उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। मतलब आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, 3 + 4 डायरेक्शन का यूज कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेटा जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कभी। ठीक है, तो एक चीज आप ये दिमाग में रखो। चलो अब यदि हम लोग इस चीज को हटाएं, बताएं, तो नोट कर लेना बेटा आप लोग देख करके। ठीक, अब देखिए, तो ये हमने बोला कि सर वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर देखो, अब ये इतने के बाद में हम लोग ये बोलते हैं कि यार चलो इसका एक और फॉर्मूला होता है। इसी से रिलेट करता हुआ यदि तुम एक फॉर्मूला बनाने जाओ तो बेटा I इक्वल्स टू, देखिएगा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कभी भी रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैथ्स वाले बच्चे वो जब बहुत अच्छे से जानते होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में उन्होंने करके रखा है। रेट को हमेशा हम किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, d/dt से, d/dt। तो बस यहाँ पे भी तो वही है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं सर dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चलेगा। I इक्वल्स टू dq/dt। ये फॉर्मूला कब लगाइए सर, यदि आपको चार्ज की कोई इक्वेशन दे दी जाए, सपोज करो कि मैंने बोला कहीं पर कि सर जो चार्ज है वो 3t² - 2t + 5 की इक्वेशन से चेंज हो रहा है। मतलब देखो जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम को बदलोगे, जैसे मान लो 0 लिया तो 0 0, तो यहां से 5, मतलब चार्ज की वैल्यू 5 कूलम है।
फिर यदि हम 1 लेंगे तो कुछ और आएगा, 2 लेंगे तो कुछ और आएगा। अब उसने बोला कि सर करंट किसी जगह पर, सॉरी चार्ज किसी जगह पर टाइम के साथ इस इक्वेशन के थ्रू चेंज हो रहा है। आप बताओ, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। आपसे पूछा गया कि सर जब हमारा टाइम 3 सेकेंड हो रहा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो उस टाइम पर बताओ कि सर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगाओ। क्या लगा दे भाई, सिंपल सा, I इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q। Q की इक्वेशन लिखोगे तो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। चलिए बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 बाहर और t स्क्वायर का 2t तो 60 और माइनस 2, इतना डिफरेंशिएशन आता है आपको, ठीक है। और यहां से हमने सिंपल 60 प्लस 60 माइनस 2 लिखा, और क्योंकि हम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे लिख रहे हैं तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, सोचिए बेटा I की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 6 इंटू 3 माइनस 2, 18 माइनस 2 मतलब 16 एम्पियर। चलेगा, तो 16 एम्पियर हमारे पास क्या निकल के आ गया, करंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमें उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यदि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लगाने जाते हो तो तब लगा दो जब ये इक्वेशन इस पर बेस्ड है। अब सुनो, इसी से रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला हम और देखते हैं। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ के रखा है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा है कि कभी भी जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है किसी पार्टिकल के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर, वो कितना होता है, प्लस माइनस एन ई, याद है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो होते हैं, और ई जो है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो देखो बेटा आप सिंपल उसी फॉर्मूले से इसको चेंज करें, तो अभी हमने लिखा था I इक्वल टू क्यू बाय टी, और Q को लिखने जाऊं तो मैं लिख सकता हूं एन ई बाय टी। अभी मैं प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहा हूं, प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतने डोनेट हुए और माइनस का मतलब होगा कि उतने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए। अब सुनिए बेटा, I इक्वल टू एन ई बाय टी, तो कभी कभी इससे भी प्रॉब्लम दे दिया जाता है। आपसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर हुए इतने टाइम में, तो बताओ करंट कितना है। तो जो भी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है टी टाइम है, ई जो है वहां पर वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कई इस टाइप से, कि यदि मैं 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाऊं सर, तो 1 एम्पियर को फ्लो करवाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है उसको फ्लो करवाने में जब हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं। तो देखो यदि आप 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाना चाह रहे हो, उसमें देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे सर, I इक्वल टू एन ई बाय टी। अब इसमें आप I को पुट कर दीजिए बेटा, I इक्वल टू 1 एम्पियर, इसे यदि मैं रखता हूं तो I के प्लेस पे तो 1 एन ई बाय टी, और टी भी कितना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर सेकेंड, हम 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो टाइम को भी यदि अपन 1 सेकेंड ले लें तो यहाँ से देखिए ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू एन ई, तो एन इक्वल टू होगा 1 बाई ई, बेटा 1 बाई ई तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स यदि 1 सेकेंड तक फ्लो होना, 1 सेकेंड में यदि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तब हम बोलते हैं कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का। क्लियर है। तो इतना छोटा सा ज्ञान किसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्योंकि हमारे चैप्टर ही वही है भाई, है ना। तो इतना सा दिमाग में रखो, इससे बेस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, नोट करें। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ करंट भी होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मेनली 2 टाइप के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। बट अभी अपन जब एसी वाले चैप्टर में आएंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा कि डायरेक्ट है और एक दूसरा वेरिंग करंट है, और उसका एक टाइप होता है स्पेशल अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, वो अपन एसी वाले चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ पे अपन बचाते हैं टाइम, नोट करें, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है एवरेज करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज करंट नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इन तीनों को समझते हैं कि तीनों चीजें होती क्या है ना, उससे रिलेट करता हुआ कुछ फॉर्मूला बनता है तो बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब एवरेज करंट क्या होता है ध्यान से समझना। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी एक कंडक्टिंग प्लेट मेरे पास है। सपोज करो कि मेरे पास यहां पर एक मेटल प्लेट लिया, और सपोज करिए कि ये कॉपर प्लेट है, मान ले। अरे कुछ भी हो सकता है यार, कॉपर के प्लेट्स देखे हैं तुमने, बिल्कुल देखे हैं, है ना। अरे यार घरों में जब अर्थिंग की जाती है तो देखा है तुमने, जमीन के अंदर उसको प्लेट को डाला जाता है, नमक डाला जाता है, ये सब चीजें डाली जाती है, फिर बनाया जाता है सिस्टम।
वो प्लेट्स हैं वो हमारी कॉपर प्लेट्स हैं। अब जो सुनो मेरी बात, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं, यदि हम कॉपर प्लेट के बारे में बात करें तो सर मुझे बताओ कि क्या कॉपर प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आंसर है यस, कॉपर प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो इजीली बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। बट जब आप उस कॉपर प्लेट को अपने हाथों में रखते हो तो हम लोग देखो, हम लोग एक सिंपल तरीके से हम यदि पता करना चाहे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लिया और उसके कारण से मुझे शॉक लग जाए, करंट फ्लो हो जाए, मतलब यदि शॉक लगेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई करंट आ रहा है, नहीं लग रहा है इसका मतलब भाई करंट नहीं आ रहा है। तो सिर्फ होता क्या है कि जब हम उस प्लेट को लेते हैं, अब उस प्लेट को लेकर के आप अपने हाथ में रख लो, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, आपको कोई शॉक नहीं लग रहा, कुछ करंट नहीं आ रहा। लेकिन सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसमें से शॉक नहीं लगा? मुझे लगना चाहिए था, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट आएगा, और करंट आएगा तो फिर उसके कारण से शॉक लगना चाहिए था। तो देखो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। देखिए जैसे मान लो बेटा कि मैंने बोला कॉपर प्लेट है कोई सी भी, हमने कहा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, यहां पर है, बट ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां से u1 वेलोसिटी से इनिशियल किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा इधर, कोई दूसरा वाला है इलेक्ट्रॉन जो वहीं पर u2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, कुछ यहां से होंगे जो u3 वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, कुछ इधर से आ रहे हैं u4 वेलोसिटी से। अब मेरी बात समझना बेटा, होता क्या है कि जब हम इनिशियली बिना किसी सर्किट से कनेक्ट किए, मतलब किसी क्या बोलना चाहिए, किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट किए बगैर हम यदि देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पर है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, रैंडमली, और रैंडमली घूमते हैं। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया भाई, दूसरा वाला इधर से आया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, दूसरा इधर से आया, तीसरे ने बराबर में जाकर के उन दोनों के इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो होता क्या है कि रैंडमली है ना, बहुत डायरेक्शन से आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उस समय जो उसकी जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और वो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो वो एवरेज वेलोसिटी हमेशा इस कंडीशन में 0 आती है। इसी कारण से क्या होता है कि हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो तो कर रहे हैं, बट नेट करंट आपको सर्किट में 0 मिल रहा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा, सिंपल सा एवरेज करंट की बात करोगे तो सर हमने बोला V एवरेज, यदि आपको डिफाइन करना है तो एवरेज क्या होता है? ऑल सम अपॉन में टोटल नंबर, है ना। तो हम लोग बोलते हैं करंट वैल्यू वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो u1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा था, तो u1 प्लस u2 अप टू un, सारे के वेलोसिटी को ऐड करिए एंड डिवाइडेड बाय n, और इस पूरे की वैल्यू बेटा हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे ये पूरा नंबर हमारे लिए कितना है, तो ये है हमारे पास 0। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे को कितनी मिल रही होती है? 0। चलेगा, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब सुनो दूसरा देखो, अब एवरेज वेलोसिटी के बाद में सर सवाल उठता है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना। अब देखो जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करने के लिए जाए यहाँ पे, तो देखो मैं कैसे बोलता हूँ, मैंने ये बोला ड्रिफ्ट वर्ड आपके पास जब भी आ जाए ये समझ के रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वर्ड हमेशा कब काम आएगा मालूम है? जब हम लोग बोलते हैं कि जब आप किसी सोर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हो, मतलब बाहर से यदि तुमने कोई बैटरी लगा करके रखा है तो उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट करंट होगा। लेकिन यदि आपने बैटरी लगा करके नहीं रखा है, वो इंडिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती। तो ड्रिफ्ट का मतलब भी हमेशा याद रखिएगा जब हम उसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दें। अब देखो कैसे करना, जैसे देखो इसी वाले केस में बोलता हूं, मान लो यही हमारा प्लेट था, अब हमने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन एक इधर जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भैया इधर भाग रहे होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, है ना, सब अलग अलग जा रहे हैं। अब सुनो, मैंने बोला ये सब जा रहे थे इनिशियली, अब जैसे ही मैंने इस पूरे को उठाया और एक एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब एक बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया, तो सर यहां से मैंने कुछ वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज लगाऊंगा तो सर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। क्या करेगा भाई? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सा फंडा। सुनो क्या होता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भटक रहे थे, भाग रहे थे, अब क्या होगा मालूम है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स भागेंगे, ठीक है। और जब उसकी तरफ भागेंगे तो देखो ये सारे के सारे जो इधर भाग रहे थे ना, अब इन सब ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। क्या किया होगा? पहला वाला जो है वो अब इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा,
जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहां से था वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव प्लेट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज लगा रहे हो, वोल्टेज का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स। याद है? याद करो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। तो सर फोर्स इक्वल टू क्यू ही, मतलब हमने सिंपल सा बोला क्यू की वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम लोग ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं यदि आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और वो एक्सटर्नल फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस कंडीशन में जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाते हैं तो अब ये करंट के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। तो अब इनके कारण से सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो मिल रहा है और कोई एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगा? जब मैं उसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करूंगा। अब बात आती है सर कि हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, कैसे समझें? तो देखो ध्यान से समझना, यही पे समझाते हैं कि अभी हमने U1 U2 U3 UN आपने लेकर के रखा था, ये सब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। फाइनल वेलोसिटी यदि देखी जाए तो सर फाइनल वेलोसिटी बदल गई होगी, V1 V2 V3। मतलब मान लो मैंने पहले वाले को बोला सर अब ये V1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा वाला V2 वेलोसिटी से, तीसरा वाला V3 वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको जब मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जब वो जिस वेलोसिटी से आ रहे हैं उसको V1 V2 V3 बोला फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अब सुनो, जैसे मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो देखो अब मैं क्या बोलता हूं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एग्जैक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, देखो बेटा यहां से समझिएगा, हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक एवरेज वेलोसिटी ही होती है। जैसे हमने लिखा v ड्रिफ्ट, vd लिख दीजिए सिंपल, ठीक है। अब यदि हम vd की बात करें तो हमने बोला v ड्रिफ्ट जो होता है ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी अभी भी, बट कौन से वाले की? बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, मतलब v1 v2 vn। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा सर? v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन में n। ये है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन कब? जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब सुनो, अब मैं इस v को चेंज करता हूं, v1 v2 v3 को, ठीक है। अब v1 v2 v3 को यदि आप बदलना चाहते हो तो देखो कैसे बदलना है। आपको बदलना ये है, सुनो, आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन पढ़ी है मोशन, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी यदि मैं लगाने जाऊं तो फर्स्ट वाले में क्या लिखूंगा सर? v1 इक्वल टू u1 प्लस a मीन्स एक्सेलरेशन, और टाइम लिया होगा t1। अरे v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v1 उसका फाइनल वेलोसिटी है। समझना मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन पहले जो था ना वो कैसा था? रैंडम था, भटका हुआ था, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी u1 थी। उसके बाद क्या हुआ? जैसे तुमने बैटरी को लगाया उसने कुछ टाइम लिया और कुछ टाइम के बाद में जाकर के वो सीधा हो गया, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने लगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी v1 है। तो हम क्या लिख रहे हैं सर? v1 फाइनल इक्वल टू u1 इनिशियल प्लस a एक्सेलरेशन है। अब वो एक्सेलरेशन तो होगा, अब देखते हैं वो कैसे निकलता है। a और टाइम, जो टाइम है ना बेटा उसको t1 बोला, बट हम यहाँ पे बोलते हैं वो t1 ना बोलते हुए आप उसे क्या लिखो बेटा? आप उसे लिखिए a टाउ1, टाउ1, टाउ से डिनोट करो। और ये जो टाउ होता है ना इसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टाउ यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूं ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलैक्सेशन टाइम। अब बात आती है रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग क्या होता है, तो मैं सिंपल सा समझाता हूं तुम्हें। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां टकराया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब भी हो, यहां से टकराया। अब इस टकराने के बाद, इस कोलिजन के बाद नेक्स्ट कोलिजन जब होगा, तो जब यहां से फर्स्ट वाले से निकला और यहां से जाकर के सेकंड पे टकराया, तो यहां से यहां तक का जो सफर है ना, समझना बेटा, पहला यहां टकराया, दूसरा यहां टकराया, तो यहां से टकराने के बाद जब वो दूसरे तक टकराने गया तो इस बीच में ये जो बीच का गैप दिख रहा है, ये बीच वाला जो टाइम है ना, ये वो वाला टाइम होता है जब कोलिजन नहीं हो रहा है। मतलब उस समय ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो टाइम आ रहा है ना, रिलैक्सेशन वाला टाइम, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सर, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, मिनिमम टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो मिनिमम टाइम उसने लिया है ना, उसको हम क्या बोल रहे थे? उसका रिलैक्सेशन टाइम, और उसको टाउ से डिनोट करिए। तो हमने बोला फर्स्ट वाला है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना रहा होगा? टाउ1, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। सेकंड वाले के लिए v2 को डिफाइन करो भाई, तो v2 इक्वल टू क्या होगा? तो हमने लिखा v2 इक्वल टू u2 प्लस a एक्सेलरेशन
और टाइम लिया होगा उसने टाउ टू। इसी तरीके से हम v3 v4 vn डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा बनाते हैं। v1 के प्लेस पे लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, u1 प्लस a टाउ वन, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। दूसरा u2 प्लस a टाउ टू, और इसी तरीके से बेटा un प्लस a टाउ n एंड होल अपॉन में n। अब देखो बेटा इन सबको अरेंज करो, u1 u2 u3 u4 un सबको एक साथ अरेंज किया। सबको मैं एक साथ लेके आऊं तो क्या लिखूंगा बेटा, u1 प्लस u2 अप टू un एंड होल अपॉन में n। ये पार्ट मैंने अलग कर लिया, प्लस अब देखो यहां से a टाउ वन a टाउ टू a टाउ थ्री a टाउ n a सब में है, कॉमन ले लो भाई, a को मैंने बाहर लिया तो मिलेगा क्या ऊपर, टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ n अपॉन में n। ठीक है, सेपरेट कर लिया। तो बेटा देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना u1 प्लस u2 अप टू un बाय n, ये आपका एवरेज वेलोसिटी अभी देखा था, उसकी वैल्यू होती है 0। तो इसे मैंने यहां पे रख दिया सर 0, प्लस ये a एक्सेलरेशन टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ n बाय n, सर एवरेज वैल्यू है और रिलैक्सेशन टाइम की है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलो और इसको टाउ से डिनोट करो। तो बेटा यहां से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा a टाउ, और ये मेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो a इंटू टाउ। अच्छा a क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया। अब सुनो मेरी बात एक चीज, यहां पर यदि मैं बात करने के लिए जाऊं कि हम लोग यदि बात करें कि सर क्या हम किसी तरीके से यहां पर इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब किस चीज का, एक्सेलरेशन का निकल सकता है क्या, आराम से निकलेगा। देखो बेटा कैसे, आप एक चीज बताओ, जहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें सर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग है तो सर एक्सेलरेशन है, मास भी है इलेक्ट्रॉन का, क्यों ना मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा दूं F इक्वल टू m इंटू ए मा, अरे m a होता है ना फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, सर मास इलेक्ट्रॉन का a एक्सेलरेशन उसका। अब सुनो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में लिखते हैं। अच्छा बताइए क्या इसी फोर्स की बात करूं, यही तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, E इक्वल टू एफ बाई क्यू से F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और Q क्या होता है, चार्ज, और यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E, तो माइनस E क्योंकि नेगेटिव है, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस E इंटू ई इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, और यहां से आप बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए तो माइनस ई बाय एम, और ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आया। और इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यदि मैं यहां पे पुट कर दूं इस इक्वेशन में, देखिएगा है ना वो येलो से लिख रहा हूं, तो क्या बनना चाहिए बेटा फॉर्मूला बताओ, वी डी इक्वल टू ए के प्लेस पे रखेंगे तो माइनस ई बाय एम और ई इंटू टाउ, और ये मेरा फॉर्मूला बनता है किस चीज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक पूरा डेरिवेशन होता है कि कभी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करो भाई, बताओ समझाओ, आपको आना चाहिए, ठीक है, और सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, चलेगा। तो इस वाले टॉपिक को समझो, नोट करो, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वाले अब अपना अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला भी हमसे पूछा जाता है। देखा जाए तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा, बट बच्चों से बनता नहीं है, पता नहीं क्यों। देखते हैं, बहुत आसानी से निकालेंगे आंसर, क्या नहीं सर। सुनिए एक चीज हमने बोला हमारे पास कोई एक कंडक्टर दिया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज दिमाग में लेके आओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी आएगी जब आप उसे एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया जो भी है, उसकी लेंथ हमने मान ली L, उसका एरिया जो है वो A है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली घूम रहे होंगे पहले, लेकिन हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नली एक सोर्स से कनेक्ट किया V वोल्ट की बैटरी से। अब जैसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हमने उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला Vd। अरे जब भी आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे उसके बाद जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हमने
ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd मान ली, vd से ये इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है। अब उसने हमसे ये बोला कि बताकर भाई करंट कितना होगा, ठीक है। मैंने बोला यार करंट के बारे में बात करता हूँ, मैं सिंपल लिखना स्टार्ट करता हूँ, जो जो जरूरत पड़ेगी उसको ढूंढ के लाऊंगा। तो सर करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q बाय T। तो हमने बोला सर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो हमने बोला I इक्वल्स टू Q बाय T, टोटल Q अपॉन में T, ठीक है। अब सुनो Q क्या होता है, टोटल चार्ज। या चार्ज निकालने के लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास, है सर, कौन सा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा देखो यहां पर है ना, हम एक टर्म लगाते हैं, एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम जब यहाँ Q को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो हमने ऐसा बोला है, ध्यान से देखो, जब हम एक कंडक्टर के बारे में बात करें तो मुझे नहीं मालूम बेटा अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट एक यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात करूं और एक यूनिफॉर्म कंडक्टर की बात करूं तो मैं क्या बोलता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने बोला वो मान लीजिए स्मॉल n है, और स्मॉल n से हमेशा हम इसी को डिनोट करेंगे, क्या स्मॉल n क्या बता रहा है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, की यूनिट वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे सपोज करो कि मैंने बोला यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 पे हमने बोला 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे बताओ 2 यदि वॉल्यूम हो तो कितने होंगे, तो 2 इंटू 10। 3 पे कितने होंगे, 3 इंटू 10। 4 पे कितने होंगे, 4 इंटू 10। मतलब यदि मुझे यूनिट के लिए पता है तो आप बस उसके वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा सर, आ जाएगा। तो हम वही कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। हमने बोला स्मॉल n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, की यूनिट वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। आपको टोटल वॉल्यूम देखना है सर, टोटल पे निकालना है। तो जरा देखो हमने बोला n जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पर n इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ऐसा बोलते हैं अपन ना, ऐसा करिए चलिए, मैंने बोला कि नहीं सीधे ही लिखते चलो, मत परेशान हो। Q इक्वल्स टू यूनिट वॉल्यूम पर, यूनिट वॉल्यूम 1, तो 1 पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। तो मुझे बताओ इस टोटल के वॉल्यूम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो सर इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। अब वॉल्यूम कैसे निकालें सर, एरिया है, लेंथ है, एरिया इंटू लेंथ कर दे वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया एरिया इंटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम आ गया। तो देखो बेटा n बता रहा था कि यूनिट वॉल्यूम पर इतने इलेक्ट्रॉन है, a इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने बोला इस टोटल वॉल्यूम पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल। अब बात हो रही है चार्ज की, q, तो q कितना होता था याद है क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से, q इक्वल्स टू ne, ne, और ne होता है तो e क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सर इतने तो इलेक्ट्रॉन निकले और टोटल चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, e के बराबर। तो टोटल जो अपने पास q का फॉर्मूला निकल के आया, तो q इक्वल्स टू NaLe। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया सर चार्ज के बारे में। चलो हमने चार्ज की वैल्यू निकाली। अब बात आती है टाइम। टाइम कौन सा वाला बेटा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है। एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो स्पीड निकाल लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड बोल दो जो बोलना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आप यदि vd की बात करोगे तो vd को कैसे डिफाइन करोगे, अरे लेंथ अपॉन में टाइम। तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेंथ अपॉन में टाइम। तो लेंथ कितना ट्रेवल किया भाई यहां से यहां तक जाने में, l, तो मैंने बोला l लेंथ है और टाइम कितना लिया होगा, t टाइम। तो यहां से आप t की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो t इक्वल्स टू निकल के आएगा l अपॉन में vd। आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया। आपको देखो q की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई, जस्ट रखो वैल्यू और आंसर आ गया। q के प्लेस पर रखोगे तो क्या आएगा बेटा, NeAl, अपॉन में टाइम की जगह पे लिखेंगे तो l अपॉन में vd। तो बेटा देखो I की वैल्यू क्या निकल के आई, l से l का इफेक्ट कैंसिल हुआ, ये vd ऊपर गया, तो n vd ऊपर गया इंटू EA, और ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया करंट का। तो I इक्वल्स टू n vd EA, चलेगा। और बेटा मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे सिटी में एक कॉलोनी है, NVDA कॉलोनी। अब NVDA कॉलोनी है, इसी कारण से मैं ना इस फॉर्मूले को इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ कि NVDA कॉलोनी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का हो जाता है बेटा, करंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ओम्स लॉ क्या बोलता है हमसे यार, ओम्स लॉ हमारा बेटा वही वाला लॉ है जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ के रखा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो वो पहले से ही आता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए उसी पे अपन डायरेक्ट
स्टार्ट करते हैं। देखिए ओम्स लॉ में हमसे ये बोला जाता था कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडक्टर गिवन है ना, और उस कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस ए और बी, तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस यदि मैं बात करने के लिए जाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक पॉइंट हमने यहां बनाया ए, तो बेटा इस ए का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल होगा वी ए। दूसरा पॉइंट हमने लिया यहाँ पे बी और इसका पोटेंशियल होगा वी बी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा आई। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक कंडक्टर है, उसमें से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके किसी दो पॉइंट के अक्रॉस, मतलब ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कि जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैं लिखूं तो ध्यान से देखिएगा कि यदि हम लिखने के लिए जाएं तो समझना कैसे लिखते हैं। हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स व्हाट, वी ए माइनस वी बी। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि निकाला जाए तो वी ए माइनस वी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और बेटा देखो वी ए का, यदि हम वी ए की बात करें, मान लीजिए उसको हमने बोला 10 वोल्ट पर है, वी बी हमारा 3 वोल्ट पर है, तो 10 माइनस 3 मतलब 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट जो आ रहा है वो भी तो एक वोल्टेज ही है। तो हमने यहाँ पे डिनोट किया कि सर वी ए माइनस वी बी का जो डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्टली वो भी एक पोटेंशियल ही है, तो हमने उसको क्या डिनोट कर दिया वी से। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हो तो वी इक्वल्स टू हम लिखते हैं आर इंटू आई, तो V इक्वल्स टू आर आई, ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है किस चीज़ का, ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमसे क्या बोलता है, याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो बट V इक्वल्स टू आर आई मेरा एक इक्वेशन निकल गया है। क्लियर है इतना? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ पर बात करने के लिए जाता हूँ तो हम बोलते हैं सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या सर, मैं जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। मतलब करंट को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा। मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें से करंट कितना फ्लो करवाया जा रहा है। बट बेटा कई बार है ना हमसे वाइवा वगैरह में या फिर सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, यदि आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो हमसे ये बोला जाता है कि सर ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा लोचा है। लोचा कैसा कि यहां पर हम ऐसा बोल रहे होते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट जितना फ्लो करवाओगे उतना पोटेंशियल बदलेगा। बट प्रैक्टिकली जब हम लोग देखने जाते हैं ना बेटा, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। कहीं ना कहीं हम बोल रहे होते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मीनिंग क्या है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चेंज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को जितना इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज होगा। एग्जांपल के लिए सोच के देखो, जब आप फैन की बात करते हो, आपका फैन ऑन होता है, कब होता है, जब उसमें से करंट फ्लो होता है। आपको लाइट को चालू करना है, कब चालू होगा, जब उसमें से करंट फ्लो होगा। तो होता क्या, देखो जब हम प्रैक्टिकल की बात करने जाए तो हम लोग बोलते हैं जब उसमें से करंट फ्लो करवाना है तो आपको सबसे पहले स्विच को ऑन करना होता है, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप उसको वोल्टेज सप्लाई दे रहे होते हैं। हमारे घरों में एसी आता है, एसी 220 वोल्ट का है, तो हम लोग बोलते हैं कि यदि हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो सबसे पहले तो वोल्टेज हम उसे देते हैं, और वो वोल्टेज के कारण से फिर उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। मतलब जो करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगी सर कि मैं कितना ज्यादा वोल्टेज उसे दे रहा हूँ, कितना कम वोल्टेज उसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि देखा जाए ना तो दोनों में सिर्फ चेंज इतना सा है कि ओम्स लॉ ने हमने से ये बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट प्रैक्टिकली जो देखा जाता है वो देखा जाता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो कोई प्रैक्टिकली पूछे तो ये लिखिएगा, बट बेटा यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको वही स्टेटमेंट लिखना है जो हमारा चला रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, आप इससे I प्रोपोर्शनल टू V बोला तो क्या ओम्स लॉ बदल जाएगा, तो आंसर है नहीं। आप जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो उस कॉन्स्टेंट को लेते हो 1/r, यहाँ पे हम r लेते थे, वहां 1/r, तो I इक्वल्स टू 1/r इंटू V, तो V इक्वल्स टू r इंटू I, तो V इक्वल्स टू RI मेरा फॉर्मूला निकल गया है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही है। अच्छा बेटा एक और चीज बोलता हूँ मैं यहाँ पे कि यदि हम ओम्स लॉ के बारे में बात करने जाए, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करते समय यदि तुम्हें रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है
तो हमेशा रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ओम्स लॉ का यूज करो, V इक्वल्स टू आर आई। ये फॉर्मूला हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए लगता है। और इसी के साथ में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और आता था, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। मैं अब उस पर नहीं जा रहा, टाइम नहीं है, तो आपको पता है R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। वो फॉर्मूला कब लगाना चाहिए रेजिस्टेंस का, जहां पे देखो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी जो है ना वो टर्म क्या होती है, जो कभी भी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के साथ चेंज होती है। मतलब यदि आप मटेरियल को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। आप डायमेंशंस को, लेंथ को कितना भी इंक्रीज कर दो, एरिया को कितना डिक्रीज कर दो, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी ओनली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज आप कुछ भी करिए उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो R इक्वल टू रो एल बाय ए। एल होता था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जब भी आपको डायमेंशंस पे बेस क्वेश्चंस दिए जाएं कि आपसे ऐसा बोला जाए कि इसकी लेंथ इतनी हो गई, इतना एरिया इतना हो गया, बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जब हमें डायमेंशन से रिलेट करके प्रॉब्लम दिया जाए। और यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेट करके मिल रहा है, वोल्टेज है, करंट है, आप V इक्वल टू आर आई पे आइए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, सिर्फ इतना ही लिखना है हमें। चलिए, अब इसके बाद में आता है हमारे पास इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये इन दोनों के बीच का एक ग्राफ है बेटा, और देखिए बहुत सिंपल सा ग्राफ है, कुछ नहीं है। वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं इसे आपको मैथ्स से रिलेट कर दूं, मैथ्स की इक्वेशन से, बट मैं सिंपल तरीके से जा रहा हूँ, है ना, ये मानते हुए कि बायो वाले बच्चे भी हैं, है ना, और बायो वाले बच्चे कहीं ना कहीं मैथ्स से दूर भागते हैं। तो देखो हम सिंपल वाले वे पे चलते हैं जिससे आपको समझ में आए। सर हमने बोला V इक्वल्स टू आर आई है, आपने x एक्सिस पर I लिया करंट, y एक्सिस पर हमने V लिया। अब जब हम यहाँ पर प्लॉटिंग करने के लिए जाए तो हमने बोला I की वैल्यूज को बदलो। हमने I को सबसे पहले इनिशियली 0 लिया। यदि मान लीजिए मैं करंट की वैल्यू को 0 लेता हूँ, तो सर यदि मैं करंट को 0 लेता हूँ तो R इंटू 0 करेंगे तो वोल्टेज भी 0 आएगा। तो हमने बोला यहाँ पे 0 आया। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया 1 एम्पियर। अब यदि 1 एम्पियर लेते हैं हम करंट को, तो यदि इसको 1 लेंगे तो V इक्वल्स टू R इंटू 1, तो R आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमें पॉइंट क्या मिला, R। तो इन दोनों से ज्वाइन करता हुआ यदि मेरे पास एक पॉइंट निकाला जाए तो एक ये पॉइंट आया। अगली बार हमने करंट की वैल्यू को 2 किया। यदि हम 2 करते हैं तो उस समय हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2R, सेम डिफरेंस पे आगे। हमने 3 लिया तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से 3R। तो देखो बेटा, जब भी हम इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जाते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके यदि मैं ग्राफ को बनाने के लिए जाऊँ तो मेरे को जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, और ये होता है हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक। किसके लिए, किसी भी एक प्योर कंडक्टर के लिए। प्योर कंडक्टर की बात कर रहा हूं, है ना। यदि वो कंडक्टर है तभी हम उसके ओम रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, लीनियर ग्राफ आता है। यदि वहीं पर नॉन लीनियर डिवाइस आ जाए, अब नॉन लीनियर डिवाइस में हम लोग कौन सी चीजों को बात करते हैं, जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं, डायोड। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये सब कौन है, नॉन लीनियर डिवाइसेस। और नॉन लीनियर डिवाइसेस में हम लोग को क्या करना है बेटा, जब भी उसका ग्राफ आता है तो उसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसका कुछ शेप डिफरेंट जाता है। हमने पढ़ा भी है और हम आगे पढ़ेंगे भी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर के लिए है, बात होती है। ठीक है, चलो अब बात आती है, देखो इतना बन गया ना। अब यदि कभी मुझे ग्राफ दे दिया जाए, क्या मैं ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं ओनली ग्राफ से, तो मैं बोल आंसर है यस। कैसे करना है देखिए ध्यान से बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे कि यदि मैं ग्राफ देखने जाऊं तो देखो ध्यान से बेटा, मैंने बोला करंट एक्सिस के साथ आई के साथ हमारा जो लाइन है वो कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लीजिए आई के साथ उसने जो एंगल बनाया वो एंगल है थीटा। ठीक है, यदि मैं आई के साथ एंगल को थीटा बोलता हूं तो जरा बताओ मुझे वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने बोला सर टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। हम एक छोटा सा ट्राइंगल उठाते हैं, हमने ये वाला ट्राइंगल उठाया फर्स्ट वाला, और इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल में अपन टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कितना आएगा बेटा बताओ, टेन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू r अपॉन में बेस 1 इक्वल्स टू। अब हम इसी चीज को दूसरे उसमें देखते हैं। यदि मैं दूसरे उसमें देखने जाऊं, मतलब मैंने बोला दूसरा ट्राइंगल देखो बेटा, थीटा तो वही है, तो ये बड़े ट्राइंगल पे आइए, सेकंड वाले पे 2 पे, ये ब्लू से है। अब इस पर यदि मैं बनाने के लिए जाऊं तो मैं बोलता हूं इस बड़े ट्राइंगल में देखें तो थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर कितना है 2r अपॉन बेस कितना है 2। इस तीसरे वाले ट्राइंगल की बात करें व्हाइट वाले में, तो भी हम यदि निकालें तो कितना आएगा 3r/3, और हर जगह से कैलकुलेट होकर के आपको रिजल्ट ये मिल रहा है सर टेन थीटा इक्वल्स टू आर। टेन थीटा इक्वल्स टू आर आप कैंसिल करिए,
तो मतलब एक चीज ध्यान रखो, कभी भी आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, मतलब एक्स एक्सिस पर करंट है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, और आपको यदि अपन रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना लगा सर, tan थीटा की वैल्यू निकाल दो यार बस। मतलब आपको ग्राफ में बस एंगल यदि पता है या फिर एंगल के बारे में हम पता कर सकते हैं कुछ भी, तो आप उस कॉन्सेप्ट पे जाइए, आपका तुरंत आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा क्या, ओम्स लॉ का ग्राफ, उससे हम रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है स्पेशल, बताइए सर करंट जो है ना, करंट एक्सिस के साथ हमारा एंगल थीटा होता है, करंट एक्सिस के साथ। अब जैसे देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। यहीं कहीं अपन बात करने जाए तो देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ दिया, बेटा समझ जाना यार मैं कहीं से कहीं बनाता हूँ, इधर करंट है इधर वोल्टेज है। मैंने कहा कि एक ये वाला और एक ये वाला, तो पहले वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे वाले का R2 है। ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लीजिए मैंने एक VI कैरेक्टरिस्टिक दी है, पहले कंडक्टर को लेकर के ग्राफ बनाया तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ आया, सेकंड वाले कंडक्टर को बनाया तो सेकंड वाला ग्राफ आया। मैंने कहा फर्स्ट वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, सेकंड वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 है, मुझे पता नहीं है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सर R1 बड़ा है या R2। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला एंगल के कॉन्सेप्ट पे जा भाई। क्या हम एंगल के कॉन्सेप्ट पे दी जाए तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहां से करंट एक्सिस के साथ R1 वाले ने एक एंगल बनाया होगा θ1 और इसी ने दूसरे वाले के साथ एंगल बनाया होगा θ2। अब मुझे देख करके समझ में आ रहा है सर कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और θ2 यदि θ1 से बड़ा है तो आपने पढ़ा है बेटा 90 से छोटे एंगल्स के लिए tan थीटा में जितने बड़े एंगल पे जाओगे tan थीटा की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। मतलब tan 30 छोटा होता है, tan 45 उससे बड़ा होता है। तो हमने बस यही बोला कि सर tan θ2 यदि बड़ा है, इसका θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से, और tan θ2 यदि बड़ा है tan θ1 से, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, देखो ध्यान से बेटा, ये जो लिखा है मैंने, tan θ2 क्या है, रेजिस्टेंस, अरे R इक्वल टू tan थीटा, तो tan θ2 बता रहा होगा कि सेकंड वाले का रेजिस्टेंस, tan θ1 फर्स्ट वाले का। मतलब रिजल्ट क्या निकल के आया सर, R2 इज ग्रेटर देन R1। क्लियर है? तो इस वाले प्रॉब्लम का आंसर ये निकल के आता है, और इस तरीके से प्रॉब्लम्स मिलते हैं आपको। चलेगा, आप करिएगा बेटा ना, क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा देखो, इसी में ना एक गड़बड़ हो जाती है बच्चों के साथ, वो क्या होते हैं, ध्यान से देखना कि मान लो मैंने ग्राफ को ऐसा दिया, इधर करंट दिया, सॉरी एक्स एक्सिस पर बेटा हम वोल्टेज को ले लें और वाई एक्सिस पर हमने करंट को ले लिया। अब यदि मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए जाऊँ तो एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है। मान लीजिए बेटा इसे मैंने फिर से R1 बोला है, इसे मैंने R2 बोला है। अब बताओ यदि मैं इस वाले में बात करने के लिए जाऊं तो अब कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, R1 या R2। तो ध्यान देना, करंट एक्सिस के साथ एंगल को देखना है। तो करंट एक्सिस अब वाई एक्सिस है, तो बेटा इसके साथ यदि मैं ये एंगल देखूंगा तो ये एंगल मुझे θ2 मिलेगा, और ये जो R1 वाला एंगल है वो मेरे लिए θ1 है। और यहाँ पे पिक्चर क्लियर है कि सर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और θ1 यदि बड़ा है तो tan θ1 भी बड़ा होगा। मतलब R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी R2 से। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन जो मैंने दोनों आपको बताया ना, ये आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जेई वगैरह में भी, नीट वगैरह में भी आजकल पूछ लेता है ना, क्योंकि आजकल लेवल काफ़ी लो है। चलेगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करके रखिए, आपके पास एग्जाम्स में मिलेंगे। क्लियर है? चले, ओम्स लॉ को कंप्लीट किया हमने, इसके जस्ट बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं और हम देखते हैं अब KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। बट पहले नोट करो, अब देखिए बेटा KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक बहुत ही अच्छा वाला इंपॉर्टेंट लॉ है ना, जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्प करता है। स्पेशली देखा जाए ना तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को जब सॉल्व करने के लिए जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। देखिए आप लोग सोचते होंगे ना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर KCL कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, KVL यूज़ होता है। नहीं, KCL से रिलेट करके ही एक नोडल एनालिसिस आती है, और नोडल एनालिसिस हम लोग जब क्लासरूम में पढ़ते हैं, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो नोडल एनालिसिस एग्जैक्टली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं KCL है, और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। KVL से जो प्रॉब्लम्स बहुत लेंदी हो जाते हैं वो नोडल एनालिसिस से बहुत सिंपल हो जाते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, हमें अभी उसको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हम KCL को समझते हैं कि KCL क्या होता है। बेटा KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट के लिए दिया गया एक लॉ है हमारे पास। ये हमसे क्या बोलता है, हमसे ये बोलता है कि यदि हमारे पास कोई एक जंक्शन या कोई एक नोड गिवन हो। अब बेटा समझिएगा कि जंक्शन हम किसको बोलते हैं, जंक्शन भी बोला जाता है और उसी चीज को हम नोड भी बोलते हैं। तो बेटा जंक्शन या नोड के बारे में बात करें तो देखो ध्यान से, हमने बोला कोई भी एक जंक्शन है, जंक्शन हम उसको बोलेंगे जहां पर मिनिमम 2 ब्रांचेस आकर के मिलती हों। मतलब एक मान लीजिए कहीं से कोई करंट I1 आया, एक रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, कोई भी एक वायर लगा हुआ है। ऐसा सोचो, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखोगे ना तो आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए ऐसा कुछ हमने बनाया,
तो मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट है ये मेरे लिए क्या है, एक जंक्शन है, मान लीजिए ए पॉइंट बोलते हैं, तो ए हमारे लिए जंक्शन का रोल प्ले करेगा, ए हमारे लिए नोड है, चलेगा, या तो जंक्शन बोल लीजिए या नोड। तो नोड क्या होता है या जंक्शन क्या होता है, जहां पर मिनिमम 2 ब्रांचेस मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं, 1 2 और 1 3, तो 3 ब्रांचेस हैं जब जिस पॉइंट पे मिल रही है वो हमारे लिए नोड का काम करता है। अब देखिए मैंने आपसे बोला है कि मिनिमम 2 ब्रांचेस जहाँ मिलती है वो नोड है, बट हम जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने जाते हैं तो बेटा हमारे लिए होता है मिनिमम 3 वाला, कि मिनिमम 3 नोड जंक्शन जहाँ पे मिल रहे होंगे ना वो नोड हमारे काम के होते हैं, कि वहां पर जाकर के जब आप इक्वेशंस लगाते हो तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है। क्लियर है? तो सिंपल सा देखिएगा, हमने ऐसा बोला कि यदि किसी एक नोड की बात करें, ए या जंक्शन की बात करें, मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट एंटर हुआ I1, यहाँ से कुछ करंट इधर से चला गया होगा I2 और इधर चला गया होगा I3, ठीक है, I1 I2 I3 मैंने इस तरीके से नोटेशन लिया। हमसे ये बोला जाता है, किरचॉफ ने हमसे ये बोला है कि किसी भी जंक्शन पर जाके, किसी भी जंक्शन पर उनके सारे करंट्स का, वहां पे जितनी भी करंट्स आ रही हैं जा रही हैं, उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, एल्जेब्रिक सम। अब बेटा देखो कहीं पर भी यदि ये टर्म आ जाए ना कि एल्जेब्रिक सम की बात करता है, तो एल्जेब्रिक सम जहां पे भी आ जाए तो समझ जाना बेटा वहां पे विथ साइन कन्वेंशन आपको जाना है कि कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी, कुछ चीजें नेगेटिव। तो सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो देखो जो मैं यूज करता हूं, मैं अपना वही वाला फंडा बताऊंगा तुम्हें। हमेशा यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है हमसे कि जो इनकमिंग करंट्स आए, इनकमिंग वालों को आप नेगेटिव लीजिए और जो आउटगोइंग है ना, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, जितने भी इनकमिंग करंट्स आ रहे होंगे वो सब मेरे लिए नेगेटिव है और जितने भी आउटगोइंग करंट मतलब जो बाहर जा रहे होंगे वो मेरे लिए पॉजिटिव है। अच्छा, ऐसा कन्वेंशन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यही चीज मुझे नोडल एनालिसिस में भी हेल्प करती है, यही चीज मुझे केवीएल में भी हेल्प करती है। तो मेरा स्टैंडर्ड लेके चलो, आपसे प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, चलेगा। अच्छा देखें, यदि कुछ लोग इसका उल्टा लेते हैं ना कि इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव, तो भी दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने एक अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि मैं ये लेके चलता हूँ, इसी को फिर मैं केवीएल में रिलेट करता हूँ और इसी को फिर मैं नोडल एनालिसिस में अप्लाई करता हूँ। तो सब जगह पे जब एक ही चीज करते हो तो वो चीजें परफेक्ट हो जाती है। अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसको प्लस लो या इसको माइनस लो, है ना। तो सुनो, हमने प्लस माइनस डिसाइड किया। अब हमसे क्या बोला उसने कि किसी भी जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम टोटल करंट्स का 0 होता है। तो एल्जेब्रिक सम मींस सर सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिख दिया। चलो अब हमें करंट को लिखना है विथ साइन कन्वेंशन। तो देखिए बेटा, इस जंक्शन ए पर यदि बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, I1 करंट एंटर हो रहा है, इनकमिंग करंट मेरे लिए नेगेटिव है, तो मैं लिखूंगा -I1 प्लस, अब सेकंड वाले की बात करूं, सेकंड करंट कौन सा है, I2 लीविंग करंट है, बाहर जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो बेटा प्लस I2। I3 करंट यहां से बाहर जा रहा है, तो प्लस I3 क्योंकि आउटगोइंग है, इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, I2 प्लस I3 तो इधर ही रह गया और I1 इधर है, I1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू I2 प्लस I3, है ना। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 निकला। अच्छा बेटा, I1 कौन सा करंट है, सर टोटल इनकमिंग करंट, एक ही करंट आ रहा था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू I2 प्लस I3, I2 भी बाहर जाने वाला, I3 भी बाहर जाने वाला, तो दोनों को मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे, टोटल आउटगोइंग करंट। तो बेटा एक टाइप से देखा जाए ना तो सिंपल सा जो रूल हमसे बोलता है ना वो यही होता है भैया कि आने वाली इक्वल टू जाने वाली, भाई जितनी आ रही है उतनी जा रही है, समझ में आ रहा है। मतलब टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है, मैं करंट की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्लियर है। चलो अब सुनो, इसी चीज को अप्लाई करते हुए यदि मान लो मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूं, है ना, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने सर्किट बनाया, आपसे मैंने बोला यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया, इधर 3 एम्पियर गया, यहाँ से 5 एम्पियर आया, इधर 7 एम्पियर गया, बताओ भैया ये आई करंट कितना आ रहा है ना। विद साइन कन्वेंशन मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे बताओ करंट की वैल्यू। सिंपल, आने वाली इक्वल टू जाने वाली लगाओ, आंसर आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, हर नोड पे जाके, जैसे मैं इस नोड पे गया फर्स्ट, इस नोड पे मैंने देखा कि सर यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया, अब 10 एम्पियर आया है तो 10 एम्पियर जाएगा भी, तो 10 एम्पियर आया तो बेटा यहां से गया कितना, 3 एम्पियर, तो बचा हुआ 7 एम्पियर कहां है, आएगा या जाएगा, जाएगा, क्योंकि टोटल आया है 10, 3 इधर चला गया तो बचा हुआ 7 एम्पियर, सर इधर चला गया होगा 7 एम्पियर यहां गया। अब देखो,
अब जैसे ये 7 एम्पियर यहाँ पहुंचा, इस जंक्शन पे आकर के काम करो। इस जंक्शन पे मुझे दिख रहा है सर इनकमिंग वाला 7 एम्पियर और इधर से भी इनकमिंग है 5 एम्पियर, तो दोनों के दोनों इन हो रहे हैं, तो दोनों आने वाले हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सर 7 + 5 मिलके कितना होगा 12 एम्पियर। अब दोनों जो 12 एम्पियर यहाँ से एंटर हुआ वही बाहर जाएगा ना बेटा, तो इधर साइड से कितना करंट बाहर गया 12 एम्पियर। तो ये टोटल 12 एम्पियर यहाँ से बाहर गया। अब देखो ये 12 एम्पियर यहाँ पे जब पहुंचा इस जंक्शन पे, तो अब 12 एम्पियर आया, तो उसका कुछ पार्ट ये इनकमिंग वाला है, कुछ पार्ट 7 एम्पियर में चला गया और बचा हुआ रेस्ट पार्ट कितना जाएगा 5 एम्पियर का। तो हमने क्या बोला, देखो 12 एम्पियर इधर से आया, 7 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा हुआ 5 एम्पियर किधर जाएगा, 7 इधर गया तो 5 वाला इधर जाएगा बाहर की तरफ, तो हमने इधर 5 एम्पियर को इधर लिया है। अब सुनो, अब इस जंक्शन पे आओ और जरा सोचो, इस जंक्शन पे मुझे दिख रहा है सर इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर आया, तो दोनों ही इनकमिंग है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 5 8 एम्पियर, तो 8 एम्पियर यहाँ आ रहा है और वो 8 एम्पियर यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ये टोटल 8 एम्पियर, तो ये मेरा आंसर है। चलेगा, तो इस तरीके से आप सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आपसे आसानी से बनेंगे, नोट करके रखिए, ठीक है, जल्दी नोट करें। इसके बाद अपन केवीएल पे आते हैं। अब देखिए बेटा केवीएल क्या बोलता है हमसे। अभी हमने जो जंक्शन रूल देखा है ना, केसीएल देखा, वो जंक्शन रूल था, जंक्शन पे नोट पे जाकर के हमने इक्वेशंस लगाई थी। जब हम केवीएल के बारे में बात करते हैं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा लगता है बेटा एक क्लोज लूप पर, यहाँ पर इसी चीज को हम बोलते हैं यहाँ पर मैश, तो या तो मैश पे लगाइए या फिर क्लोज लूप बोलिए, तो क्लोज लूप पर जाकर के हमें केवीएल को लगाना होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखो, अच्छा एक बात का ध्यान रखना बेटा, अभी मैं बोलना भूल गया, उसमें केसीएल जो होता है ना वो एनर्जी करंट कंजर्वेशन पे था। करंट मीन्स किससे बनता है, चार्ज से, मतलब देखा जाए तो वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड लॉ है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि केसीएल किस पर बेस्ड है, तो हमारा आंसर है चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। अब सुनो, जब हम यहाँ पे बात करते जाते हैं तो हमने यहाँ क्या बोलते हैं, वहां पे हमने करंट को कंजर्व किया था, यहाँ पर हमारा वोल्टेज कंजर्व होता है, तो हम क्या बोलते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन एनी क्लोज लूप और मैश इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम। तो देखो ध्यान से, हम किसी भी मैश या लूप की बात करें तो सबसे पहले लूप क्या होगा, एक क्लोज पाथ। तो हम लोग यहाँ पे बोले यदि मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई हुई है, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर लूप कौन से हैं, तो सर मैं बोलता हूँ 2 लूप्स हैं। पहला वाला ये फर्स्ट वाला, एक ये लूप हुआ, दूसरा एक क्लोज पाथ ये वाला मिल रहा है, ये सेकेंड लूप है, और बेटा एक थर्ड लूप भी है, वो कौन सा, यदि मान लीजिए बीच वाले को हटा दूं और ये पूरा बाहर से देख लूं तो वो थर्ड वाला लूप है। तो देखा जाए तो 3 लूप्स है मेरे पास। अब देखिए इन जगह पे जाकर के मुझे इक्वेशंस लिखना आना चाहिए कि मुझे इक्वेशंस को कैसे लिखना है, राइट। तो उसको लिखने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ फंडे हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको उसको एज इट इज फॉलो करना है, तो आपसे प्रॉब्लम बनेंगे और कभी भी साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए बेटा वो क्या तरीका है हमारे पास। हमने बोला द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन एनी क्लोज लूप और मैश इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हम लोग कैसे बोले, देखो सिग्मा वी इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम बोला तो समेशन का फॉर्मूला लगाइए, और जैसे ही एल्जेब्रिक सम बोला तो मेरे को एक चीज पता है सर, एल्जेब्रिक सम है, इसका मतलब है कि उसका साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा भाई, प्लस है या माइनस, तो कहाँ कौन सा फंडा है देखते हैं। तो सिग्मा वी इक्वल टू 0, अब देखो सिग्मा वी इक्वल टू 0, या फिर आप बताओ इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, यदि मैं रेजिस्टेंस में से बात करने जाऊं और रेजिस्टेंस पता हो और उसमें से पास होने वाला करंट पता हो तो R इंटू आई भी तो बोला जा सकता है ना। तो सिग्मा R इंटू आई इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा किरचॉफ लॉ ही है। तो किरचॉफ लॉ में हमें क्या लिखना है, सिग्मा V इक्वल टू 0 या फिर सिग्मा IR इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब देखो अब बात आती है साइन कन्वेंशन की कि क्या लेना है, यूज करना है। अब जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही लिखिएगा, समझिएगा। कभी भी फर्स्ट कन्वेंशन का रूल बता रहा हूं, यदि मान लो आपका करंट यहां पर हमने बोला इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है V, जब हम वोल्टेज सोर्स को डील करेंगे तब क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो हमने बोला यदि वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यदि वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में हमारा करंट एंटर कर रहा हो, I पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है, तो याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा तो हम वोल्टेज को क्या लेंगे, -V, नेगेटिव। यदि पॉजिटिव में एंटर करता है तो वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव। अब देखो मैं इसका एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्यों और क्या, बट हमें उस पर नहीं जाना है, ना मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं, ना लेक्चर को लंबा बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसके पॉजिटिव में एंटर करे करंट तो हमेशा वोल्टेज को नेगेटिव लिखिए, -V। दूसरा, यदि मान लीजिए यहीं पर उल्टा होता कि नेगेटिव टर्मिनल में हमारा करंट एंटर कर रहा होता है और वोल्टेज की वैल्यू भी है, तो ऐसे कंडीशन में बेटा आप हमेशा वोल्टेज को
प्लस भी बनाइए, पॉजिटिव लिखिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करे तो नेगेटिव, नेगेटिव में एंटर करे तो पॉजिटिव। और तीसरा, यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस की बात हो रही है R और करंट इधर से जा रहा है, तो मेरा एक रूल है मैं जो तुमसे बोलता हूं वो हमेशा याद रखिएगा। यदि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो कन्वेंशन हम मान के चल रहे हैं, तो हमने बोला यदि जिधर से करंट जा रहा है ना, तो आप ऐसा मानिए कि पहला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, मतलब पहला वाला हाई पोटेंशियल पे, दूसरा वाला लो पोटेंशियल पे, तो हाई टू लो की तरफ करंट फ्लो होगा। तो हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि सर ये प्लस और ये माइनस, हमेशा तो पहले वाले को प्लस बनाओ, दूसरे वाले को माइनस, ये हमें मानना ही मानना है। अब सुनो, इस कंडीशन में आप मुझे बताओ वोल्टेज क्या हुआ, आपको पता है रूल, अभी बताओ कैसे। R इंटू आई करोगे तो रेजिस्टेंस इंटू करंट, ओम्स लॉ से क्या मिलेगा, वोल्टेज। तो मैंने बोला सर R इंटू आई से अपन ने वोल्टेज लिख दिया। अब बात आई सर ये प्लस है या माइनस, यार सिंपल सा है यार, R इंटू आई करेंगे तो ये एग्जैक्टली देखा जाए तो एक वोल्टेज सोर्स बन गया, और हमने बोला पहला वाला प्लस है तो करंट हमारा पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो पॉजिटिव में जब भी बैटरी के एंटर करता है तो वो चीज नेगेटिव होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी हम लिखेंगे तो माइनस करके, तो आर आई, तो ये सिंपल माइनस आर आई। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस में हमेशा मानना ही पड़ता है कि पहला प्लस दूसरा माइनस, तो हमेशा माइनस आर आई ही लिखते हैं। हाँ, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यदि उसने दे करके रखा है कि ये इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि वो प्लस में लिखना है माइनस में लिखना है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माइनस आर आई लिखना है, चलेगा। तो ये मेरा साइन कन्वेंशन होता है। अब देखो, इस साइन कन्वेंशन को लगा करके मैं तुम्हें एक इक्वेशन लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। इक्वेशन लिखना सीख लो, और बेटा जब भी आपको केवल लिखने के लिए तो मैं तो बोलता हूँ कि यदि 2-4 नंबर में आता है ना, तो आप जरूर इतना एक्सप्लेन करो सर्किट भी बना के। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे करंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि करंट हमें कैसे लिखना है। ध्यान देना, हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ रूल्स चलते हैं कि जब भी आप सर्किट को सॉल्व करते हो तो कुछ फंडे हैं। पहला फंडा क्या, जितने लूप आपने बनाए हैं उन सारे लूप में एक करंट आपको अज्यूम करना है। तो हमने बोला फर्स्ट वाला लूप है, फर्स्ट वाले लूप में हमें कोई एक करंट मानना है, मान लीजिए। और डायरेक्शन के लिए आप फ्री हो, आपको लगता है क्लॉकवाइज लेना है क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है लास्ट में आंसर डिसाइड हो जाएगा कि मेरा आंसर डायरेक्शन सही था या गलत था। तो देखो कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट लूप लिया, मान लो मैंने इसमें करंट का डायरेक्शन ये माना और मैंने बोला ये मेरे लिए I1 करंट है, तो मैंने फर्स्ट करंट अज्यूम किया I1 इस डायरेक्शन में, चलेगा। दूसरा वाला सेकंड वाले लूप में मानना है, मैंने बोला फिर से वैसे ही मान लो भाई I2 इसको मान लेते हैं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अपोजिट भी मानोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमने फर्स्ट वाले में I1 इस डायरेक्शन में बोला, सेकंड वाले में I2 इस डायरेक्शन में बोला, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को इक्वेशंस लिखनी है लूप में जाके। तो देखो, हम सबसे पहले लूप 1 की बात करें और लूप 1 में अपन इक्वेशंस को लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लूप 1 में सिग्मा V इक्वल टू 0 करना है। आपको देखना है कि कहां से हम लिखना वोल्टेज स्टार्ट करें। तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं बैटरी से स्टार्ट किया करो भाई, यदि मिलता हो तो, ठीक है। तो देखो, यदि मैं इस I1 करंट के बारे में सोच रहा हूं, तो ये I1 करंट बैटरी V1 के किस टर्मिनल में एंटर कर रहा है। तो देखो, ये I1 जब यहां से घूम के जाएगा ना वापस, ऐसा 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 ऐसा, तो आपको लग रहा है कि वो किधर एंटर कर रहा है, वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है, तो बैटरी के नेगेटिव में एंटर करे तो वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में एंटर किया तो मैंने इसको क्या लिखा सर, प्लस V1, ठीक। चलो, अब यही करंट जब ये आगे जा रहा है तो करंट ऐसा जा रहा है, तो ये प्लस बना होगा, ये माइनस। तो हमने बोला है ना प्लस माइनस है तो माइनस आर आई, तो सिंपल माइनस R1, और करंट कितना जा रहा है उसमें से I1, यहां तक तो हो गया। अब मेन दिक्कत कहां आती है, ये बीच वाली ब्रांच में। जब हम बीच वाली ब्रांच में लिखने के लिए जाएं तो सर हमें ऐसा लग रहा है कि सर इसमें I1 करंट का भी इफेक्ट है और ये I2 करंट भी तो भाई है कहीं ना कहीं, है ना। तो अब अपन को इसको वैल्यू देनी है। अब किसको वैल्यू लिखो, तरीका देखो, मैं ऐसा बोलता हूं घर वाली को वैल्यू दो, बाहर वाली को नहीं। मतलब क्या, मैं ऐसा सिंपल सा बोल रहा हूं कि आप जिस लूप में इक्वेशन लिख रहे हो ना, जिस लूप में इक्वेशन लिख रहे हो आप उसको वैल्यू दो, उसको प्रेफरेंस पे रखो, आप दूसरे वाले लूप को मत देखो। समझ पा रहे हो, मतलब मैं फर्स्ट वाले लूप में लिख रहा हूं ना, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग मैं वहां पर साइन कन्वेंशन डिसाइड करूंगा। दूसरी चीज, फर्स्ट वाले करंट को ही वैल्यू दूंगा, भले से फर्स्ट वाला करंट छोटा है बट फिर भी मुझे प्रायोरिटी पे किसको रखना है, फर्स्ट वाले को, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले लूप में लिख रहा हूं। हाँ, जब मैं सेकंड वाले लूप में लिखने के लिए जाऊंगा ना, तो फिर मैं सेकंड वाले को वैल्यू दूंगा। क्लियर है। तो आप जिस लूप में हैं आप उसको वैल्यू दीजिए, आप दूसरे वाले को मत दीजिए, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करने जाए तो देखो, यदि मैं इस I1 के अकॉर्डिंग देखूं तो करंट ऐसा जा रहा है नीचे, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट ऊपर जा रहा है। तो प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूं सर, फर्स्ट के। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये प्लस और ये माइनस। अभी अब सुनो क्या वैल्यू आएगी, माइनस रेजिस्टेंस R2। अब करंट की वैल्यू देखना है, वो ध्यान रखना बस। करंट की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, I1 किधर जा रहा है बेटा, डाउनवर्ड्स।
I2 किधर आ रहा है, अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस होकर के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। मान लीजिए डाउनवर्ड में 5 एम्पियर जा रहा है और अपवर्ड में 3 एम्पियर जा रहा है, तो डिफरेंस कितना बचा, 2 एम्पियर। तो अब बात आती है सर माइनस किस में से किसको करूं, तो ध्यान रखना फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को, क्योंकि फर्स्ट में इक्वेशन लिख रहा है। तो I1 नीचे है, I2 ऊपर है, अपोजिट है, तो हमने लिखा I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। आप इसे लिख लीजिए और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बकायदा तुम्हारे लिए एक इक्वेशन बन गया है। क्यों सॉरी, जो V1 है ना वो वोल्टेज है, V1 यदि वोल्टेज है तो वो तो गिवन है ना, कोई नंबर गिवन होगा, R1 R2 नंबर्स हैं, तो सिंपल I1 और I2 के बीच में एक इक्वेशन यहां से आ गई। तो देखो एक लूप में हमने इक्वेशन लिखा, एक इक्वेशन आई, दूसरे लूप में आई है। अब यदि हम दूसरे लूप में बात करने के लिए जाएं तो हम दूसरे लूप में यदि बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखो लूप 2, आप लूप 2 में बात करो, फिर से स्टार्ट कहां से करें, सर कहीं से भी बैटरी से स्टार्ट कर दीजिए। ये जो I2 करंट है ना, देखो I2 करंट बैटरी के नेगेटिव में एंटर हो रहा है, नेगेटिव में एंटर होता है तो मैं उसे प्लस लिखता हूं, तो मैंने लिखा प्लस V2। फिर ये करंट जब यहां से घूमते हुए I2 इधर से इसमें एंटर करेगा, तो अब जब मैं सेकंड में लिख रहा हूं तो सेकंड वाली को वैल्यू दूंगा, सेकंड के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्लस और ये माइनस। तो अब ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैंने बोला माइनस R2, और देखो ध्यान से बेटा I2 करंट ऊपर जा रहा है बट I1 करंट नीचे आ रहा है, दोनों अपोजिट है, बट अब अपन I2 माइनस I1 करेंगे क्योंकि हम सेकंड में इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हमने उसे लिखा I2 माइनस I1। और फिर यही I2 करंट जब यहां से जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो R2 में जाएगा तो माइनस R2 I2 इक्वल्स टू 0। आपका ये सेकंड इक्वेशन बन गया। तो देखिए आपके दोनों इक्वेशंस बन गए, और दोनों इक्वेशंस में किसके टर्म्स में बने, I1 और I2, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशंस। आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो 10th में पढ़ी थी। किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको I1 और I2 की वैल्यूज मिल जाएगी, वो अपना आंसर है। चलिए, तो ये पूरा होता है मेरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और बेटा देखिए वोल्टेज है वर्क डन, पोटेंशियल, वर्क डन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, कहीं ना कहीं वर्क डन पे चला गया, वर्क डन कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेट कर जाता है। तो याद रखना बेटा ये केवीएल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो केवीएल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, केसीएल चार्ज कंजर्वेशन पे। क्लियर है? चलिए बेटा बहुत इफेक्टिव है ये रूल्स, है ना, और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप न्यूमेरिकल करके देखिएगा, आपसे बनेंगे इस पे, है ना। मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम अभी सिर्फ डेरिवेशन वाले पार्ट। चलिए मिलते हैं मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। अभी से कॉपी कीजिए बेटा। देखिए अब है ना हमारे पास एक टॉपिक आता है इसमें, वो है इलेक्ट्रिकल सेल। अब जो सेल है वो भी, उसमें भी हम कहीं ना कहीं केबल वगैरह ही लगा रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम सेल के बारे में पढ़ने के लिए जाएं तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल ना। आपने कोई भी एक सेल देखा है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आप जो टॉर्च में यूज करते हैं या फिर रिमोट में अपन यूज करते हैं बैटरी, आप वो लेकर के आए हो कभी, है ना। आप देखना उसमें एक तरफ लिखा होता है प्लस, एक तरफ लिखा होता है माइनस। एग्जैक्टली वो जो है ना वो एक इलेक्ट्रिकल सेल है। और वो सेल में होता है क्या है, सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है? तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक को हम कैथोड बोलते हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं, जो भी है। अब सुनो, हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए और उसके अलावा उसके अंदर में देखना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास अंदर रखा गया है, जैसे वो देखा है ना लिक्विड उसमें रहता है। जैसे मैं बताऊं तो तुम्हें शायद ऐसा भी बोलता हूं, जो लाइटर्स आपने देखे होंगे, लाइटर्स के अंदर जो केमिकल फिल होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ये कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे जनरली बहुत सारे अलग सब चीजों में अलग अलग सेल में अलग अलग सॉल्यूशंस का यूज होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला है कि कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट यदि टूटेगा तो हमें पता है बेटा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में वो ब्रेक होता है। तो इस तरीके से बेटा कुछ आयंस ऐसे होंगे जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे और कुछ आयंस होंगे जो नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो जब हम केमिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिकल सेल की बात करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही उसमें प्रोसेस स्टार्ट होती है तो कुछ पॉजिटिव आयंस कुछ नेगेटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस एक जगह इकट्ठे हो रहे होंगे, एक जगह नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इस तरीके से जाकर के हम लोग बोलते हैं कि एक टर्मिनल जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है। तो देखो ध्यान से, यहां से हमने बोला कि ये प्लस है और ये माइनस है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव। अच्छा देखिए बेटा, फिजिक्स का कैथोड एनोड
केमिस्ट्री के कैथोड एनोड से डिफरेंट होता है। तो मैं अभी उस पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए जाऊं कि कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ आधे बच्चे। आप सिर्फ बस इतना समझिए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और उन दोनों के बीच में आप सुनो, जब हम वो सेल लेकर के आए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप बताओ मुझे वो वर्क करना कब स्टार्ट करेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम लेकर के आए, हाथ में रखा और चलने लग गया भाई, नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसी चीज का एक एग्जांपल है कि जैसे आप यदि एक बैटरी लेकर के आओ, और आपने देखा होगा नॉर्मली जो गणेश जी के फंक्शंस होते हैं स्पेशली खास करके, या फिर और भी दूसरी चीजों में यूज होता है, तो उसमें देखते हैं अपन एक छोटा वो फैन लेकर के आते हैं, पीछे भगवान के पीछे घूमने वाला एक फैन थर्मोकॉल का। तो वो जो फैन होता है ना, उस फैन को चलाने के लिए देखना उसमें क्या होता है, दो वायर्स निकले होते हैं, और जब आपको उसको चलाना होता है तो आप क्या करते हो, उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, और देखना उसके जो एक वायर है उसको आप पॉजिटिव ऊपर जो प्लस बना होगा उस पर जाके चिपकाते हो, एक दूसरा होगा जिसको हम नीचे माइनस पे चिपकाते हैं, तो प्लस और माइनस को कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के सर उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो बेटा एक चीज ध्यान से समझिए, हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक रेजिस्टेंस के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो एक फैन है, तो फैन का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। यदि मैं लाइट की बात करूं तो वो भी एक रेजिस्टेंस लेकर के बैठा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर अपोज करने की टेंडेंसी है। देखो हमने एक इनर्शिया का लॉ पढ़ा हुआ है कि जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। यदि आप उस पर छेड़खानी करोगे, उसके ऊपर कुछ अप्लाई करोगे, तो वो आपका अपोज करेगा। सेम फंडा, यदि मान लो फैन बंद है तो वो आराम से सोया पड़ा है, अब उसमें से एकदम से तुम करंट फ्लो करवाने के लिए जाओगे तो क्या वो कुछ भी नहीं करेगा? अपोज तो करेगा भाई। तो वो जो अपोज कर रहा होता है वो रेजिस्टेंस है। तो दिमाग में क्लियर रखो, रेजिस्टेंस का मतलब, लो रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लो रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो जैसे मैंने बोला कि वो बैटरी के प्लस माइनस से मैंने एक किसको कनेक्ट किया, फैन को, तो जो फैन है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलेगा? तो हमने यहां से ऐसा बोला, ये जो आर रेजिस्टेंस में लगा रहा हूं ना, लो रेजिस्टेंस, वो मेरा फैन हो सकता है, वो कभी बल्ब हो सकता है, वो कभी एसी हो सकता है, वो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेरे लिए हो सकता है। तो जब आप इसको प्लस माइनस से कनेक्ट करते हो तो होता है, तब वो सर्किट कंप्लीट होता है और अब उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। चलेगा बेटा? तो एक चीज का ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। जो हमने यहां पर करंट रेजिस्टेंस लगाया ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मतलब ये टोटल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उस रेजिस्टेंस को, उस वोल्टेज को हम लोग यहां पर किससे डिनोट करेंगे? V से। V। अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करने जाऊं, ये सेल की बात करने जाऊं, इस सेल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो देखो बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक सिंपल। वो क्या है? जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएं तो किस तरीके से करिए? एक चीज बताओ, सेल के पास क्या है? एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस सर्किट के अंदर एक पॉइंट से पूरे उसमें घुमाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। आप सिंपल चाहें तो उसको एज अ पोटेंशियल भी हम लोग ट्रीट कर लेते हैं फॉर्मूले वगैरह में, है ना? समझ में आ रहा है? बट दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान से सुनो। तो हमने बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, मतलब बैटरी है, सिंपल E, और उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा वाला पार्ट बेटा? ये जो हमने यहाँ पर लिक्विड डाल करके रखा हुआ है ना, सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन अपोज नहीं करेगा? करेगा। वो सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ अपोज कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन उसका इंटरनल पार्ट है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा, इस सर्किट में क्या बोलते हैं, जब भी आप किसी सेल को बताओगे तो उसके पास क्या है? एक बैटरी है, मतलब EMF है, और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो ऐसा रहता है कि हमने यहां से लिया, ये हमने बैटरी बनाई, मतलब उसका वोल्टेज बताया, मतलब EMF, तो ये कैपिटल E से डिनोट किया, और उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट करिए, स्मॉल r। चलेगा? तो स्मॉल r सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो यदि आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, तो बेटा ये दोनों मिलकर के जो है ना, ये पूरा एक सेल बता रहा होता है। समझ में? EMF विथ इंटरनल रेजिस्टेंस मिलकर के वो आपका पूरा सेल बताएगा। चलेगा? तो हमने ये सेल बना लिया। क्लियर है? अब देखो, एक रिलेशन आता है यहाँ पे, वो बकायदा पूछा जाता है कई बार कि रिलेशन बिटवीन EVI मतलब EVR। ठीक, अब देखो, E मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R इंटरनल रेजिस्टेंस, V वोल्टेज अक्रॉस टू टर्मिनल्स। तो इन दोनों के बीच में जब हम बनाने के लिए जाएं तो देखो मैं इसका सर्किट बनाता हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा कहीं पर भी मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज किया, मतलब इलेक्ट्रिकल सेल यूज किया, तो देखो कैसे बनाओगे। हमने बोला यहां से एक E बैटरी, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, जैसे कनेक्ट करके आप इसको नीचे लेकर के आओगे, और यहां से हमने बाहर से एक
रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है वो है आर। हमने बाहर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है, वो कौन सा है? आर। आर क्या है बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको आप चलाना चाहते हो। वो फैन हो सकता है, वो एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है। तो हमने बोला ये आर रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों मिला। और मुझे बताओ वी कौन है? सर वी प्लस और माइनस के बीच का टोटल है ना। तो मतलब देखना इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ना बेटा, ये वाला वोल्टेज मैंने क्या बोल के रखा है? ये वी है। चलेगा? अब मुझे बताओ, यदि ये सर्किट है, क्या इस सर्किट में से कुछ करंट फ्लो होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। ये सेल में से आई करंट इधर साइड फ्लो हो रहा होगा, इस तरीके से ऐसा जाएगा, पूरा बनेगा। चलो मुझे बताओ, क्या आई की वैल्यू लिखी जा सकती है? देखो ओम्स लॉ लगाते हैं, सिंपल सा तुरंत इक्वेशन बनाएंगे। आई इक्वल टू वी इक्वल टू आर आई लिखते हो। आई इक्वल टू क्या होगा? वी बाय आर। वी मीन्स टोटल वोल्टेज अपॉन आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस वाले सर्किट में यदि देखने जाओगे तो टोटल वोल्टेज कितना है? सिर्फ एक है, ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो कौन सा होगा सर? एक कैपिटल आर और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो हमने लिखा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है? और जैसे ही आपने ये चीज लिख दिया तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन आया। तो हमने बोला ई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, इसको एक इक्वेशन बना लो फर्स्ट। चलेगा? ये ई का फॉर्मूला आया। दूसरा देखो, जो वोल्टेज वी है ना, इस वी को यदि मैं डिनोट करने जाऊं तो बेटा एक चीज बताओ, वी क्या है? वी था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, मतलब ये पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट के बीच में लगने वाला वोल्टेज है ना। अच्छा, यहां से करंट कितना आ रहा है? आई। क्या वही करंट इसमें से भी जाएगा? हाँ, एक ही सर्किट है तो आर ही। तो मुझे बताओ वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है? वी इक्वल टू आर आई। तो हम लोग बोलेंगे वी इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस इंटू इसका करंट। तो हमने लिखा वी इक्वल टू कैपिटल आर इंटू आई, और ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला बना। चलेगा? वी इक्वल टू आर आई। आप जैसे इन दोनों को करोगे, ठीक, अब इन दोनों से अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो क्या करें बेटा बताओ? आप सिंपल सा है ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो E बाय वी इक्वल टू यहां से बनेगा I R प्लस आर अपॉन में R इंटू आई। बेटा I का इफेक्ट कैंसिल हो गया। यहां से फॉर्मूला क्या निकल रहा है देखो, E बाय वी इक्वल टू R बाय R कैंसिल होगा 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब इसे इधर लेके आओ तो बेटा E बाय वी माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। ठीक, तो यहां से बताओ स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल R इंटू ई बाय वी माइनस 1। और ये मेरे इंटरनल रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड वालों के लिए भी। चलेगा? तो ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है कौन सा सर? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उनके बीच का फॉर्मूला या इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे आपको डायरेक्ट दे करके। क्लियर है? तो ये एक केस हुआ। अब देखो, जैसे ये हमने सेल लिया, अब ऐसे आपने देखा होगा ना घरों में कि कई बार देखा है कि बच्चे मतलब एक सेल लाए, फिर दूसरा लाए, तीसरा लाए, ऐसे बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर कोई बल्ब जला रहे होता है। तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात भी करते हैं। यहां पर भी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, आप पहले इसे नोट करें। अब देखिए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूं वो सारे आइडेंटिकल सेल्स के बारे में है। आइडेंटिकल सेल बोलने का मतलब क्या बेटा, कि उनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब सेम है। मतलब एक ही टाइप के मैंने बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, कभी पैरेलल में। अब देखो, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमने फर्स्ट सेल लिया, एक फर्स्ट सेल को लिखे, तो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा सर? तो मैंने बोला कि फर्स्ट सेल को यदि तुम रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसका ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ई और आर मिलकर के मेरा फर्स्ट सेल बना। सेम चीज इसी के साथ मैंने दूसरा वाला कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और इसके लिए लिखा तो ये वाला देखो ई और आर। इसी तरीके से मैंने ऐसे एन सेल्स सीरीज में कनेक्ट करें, ऐसे ई आर करके चलेगा। और इन सारे कॉम्बिनेशन को बाहर में मैंने किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, जिसमें से मैं करंट को फ्लो करवाना, तो वो मैंने ले लिया आर। अब मुझे बताओ, पहले सेल के कारण से कुछ करंट जाएगा, दूसरे के कारण से, तीसरे के कारण से, ओवरऑल टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा सर्किट में? तो मैंने बोला आई। अब मुझे बताना है कि सर इस आई की वैल्यू यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकल के आएगी। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो।
आप मुझे बताओ, ये सारे के सारे आपके पास दिए। अब देखो छोटे छोटे नॉलेजेस आपके ऐड होंगे जो हमने अभी पढ़ के रखे थे। हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं और करंट कांस्टेंट होता है। सेम चीज हमने बोला, यदि ये सीरीज है तो ये इसमें पहले का ईएमएफ ई, दूसरे का ई, nth वाले का ई, तो बेटा ई प्लस ई 2e, फिर एक ई 3e, ऐसे n तक जाएंगे तो ne। मतलब मैंने टोटल को हटाया और टोटल को रिप्लेस किया बेटा एक वोल्टेज सोर्स से और उसकी वैल्यू लिख दी मैंने n इंटू ई। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात करो इंटरनल, पहला रेजिस्टेंस R, दूसरा भी R, ऐसे nth वाला भी R, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं तो R सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो R प्लस R 2R, R प्लस R 3R, मतलब R R R को ऐड करते जाइए तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो एक रेजिस्टेंस कितने का बनेगा, तो मैंने बोला NR। और ये पूरा कॉम्बिनेशन रिप्लेस हो गया और इसको हमने बाहर से किससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। अब I का फॉर्मूला यदि तुम लिखने जाओगे तो सर I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए, I इक्वल्स टू V बाय R, ओम्स लॉ। V मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है सर, NE, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, कैपिटल R प्लस NR। आ गया। तो ये जो चीज है ये मेरा मेन फॉर्मूला निकल के आया, I इक्वल्स टू NE बाय R प्लस NR। ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। क्लियर है। अब देखो इसमें ना एक स्पेशल केस होता है। क्या, यदि मैं एक केस बनाऊं कि फर्स्ट केस में मैं बोलूं कि R इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r, मतलब R कौन है मेरा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, समझ पा रहे हो, मतलब जो सेल है ना उसके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटे हैं और जो जिसमें से आप करंट फ्लो करवा रहे हो फाइनली बाहर, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताओ। सर हम R को रखेंगे कैपिटल R को, स्मॉल r को नेगलेक्ट कर देंगे उसका इफेक्ट। यदि स्मॉल r का इफेक्ट नेगलेक्ट करते हो तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल्स टू NE बाय कैपिटल R, और ये स्मॉल r NR वाला पार्ट 0। तो देखो यदि मैं यहां से लिखने के लिए जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, I इक्वल्स टू N टाइम्स E बाय R। E बाय R मीनिंग समझते हो कि यदि मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हम क्या बोलते हैं, ये E क्या था, एक सेल का EMF, एक सेल का EMF E है, और R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेटा EMF अपॉन में रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या आएगा, करंट आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं एक सेल का EMF और ये रेजिस्टेंस है, तो एक सेल के कारण से एक्सटर्नल सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो E बाय R है, और उसको यदि मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल करंट ये निकल के आता है। चलेगा। तो इस तरीके से हम उसको रिलेट करके आते हैं। अभी देखो यदि मान लीजिए दूसरा वाला केस में ऐसा करता कि सर मैं बोलता स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब सर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब आउटपुट जिस पे ले रहे हो वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस यदि आपने लगा के रखा है, तो क्या करेंगे बेटा उस कंडीशन में बताइए। स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R यदि मैं लिखता हूं तो अब कैपिटल R को इग्नोर मारो, कैपिटल R को इग्नोर मारोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल्स टू NE अपॉन कैपिटल R की वैल्यू 0 इंटू स्मॉल r, तो 0 गया तो n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा E बाय स्मॉल r। अब बेटा बताइए ये क्या है, E बाय r, E है एक सेल का EMF, R है उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब EMF भी सेल का, रेजिस्टेंस भी सेल का, तो एक सेल से निकलने वाला करंट है ये बस। तो एक सेल से जितना करंट निकल के आ रहा है बस वही मेरा आंसर आ रहा होगा। क्लियर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और बहुत आसान है बेटा, आसानी से पढ़ के जाइए, विद इन 2 to 3 मिनट्स में तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। अब देखिए बेटा, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करने जाएं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, फिर से हमारे पास n, अब m ले लीजिए, m आइडेंटिकल सेल्स है, m आइडेंटिकल सेल्स। अब सुनो, m आइडेंटिकल सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो फर्स्ट सेल हमने ER एक, सेकंड सेल ER, ऐसे करते करते मैंने m सेल्स, टोटल m सेल्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल मतलब होता है दो सेम पॉइंट के बीच में लगने वाले सारे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमने सेल को कनेक्ट किया। अब इन सबको मैंने इस तरीके से अरेंज किया और मैंने बाहर से जाकर के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया जिसमें मुझे आउटपुट करंट देखना है। तो इसमें से जो फ्लो होने वाला टोटल करंट होगा वो कितना है, I। आपसे बोला भैया निकालो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, कैसे निकालें, सेम टू सेम वही अप्रोच जो हमने लास्ट में किया। क्या, सबसे पहले ओवरऑल एक
पोटेंशियल बना लो, मतलब एक वोल्टेज सोर्स बना लो, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना लो और फिर आप सर्किट को सॉल्व कर लो। तो मुझे बताओ एक चीज, पैरेलल में ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी क्या? वोल्टेज चेंज होता है? तो हम बोलते हैं नहीं सर, पैरेलल के लिए तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो यदि कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसा सर्किट को बनाने जाऊंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स बनाया और इसकी वैल्यू ई, इसकी वैल्यू ई, सबकी वैल्यू ई है, तो मैंने बोला ये वैल्यू भी मेरे लिए ई आएगी। क्लियर है? अब सुनो, ये ई मेरे लिए ईएमएफ की वैल्यू आई। अगला रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। रेजिस्टेंस बताओ, यहां पर भी आर है, 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 सारे के सारे आर है ना? सारे के सारे आर हैं। तो बेटा मुझे बताइएगा यहां पर कितना वैल्यू निकल के आएगा? याद है, यदि हम सेम वैल्यू को लगाते हैं एन टाइम्स पैरेलल में तो आर बाय एन। तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आर बाय एम, क्योंकि हमने एम कनेक्ट करके रखा है। तो ओवरऑल एक रेजिस्टेंस आया आर बाय एम। और सुनिए, इन दोनों के बाद ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर बचा। ओवरऑल इन दोनों को तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने। यहां से लो और ये कैपिटल आर को कनेक्ट कर दो और इसमें से करंट कितना फ्लो हुआ? आई। ठीक, तो अब मुझे बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सेम टू सेम वही फॉर्मूला सर, आई इक्वल्स टू क्या होगा सर? टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज ईएमएफ कितना आ रहा है? ई अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आएगा सर? कैपिटल आर प्लस आर बाय एम। एलसीएम यदि लेते हो तो ऊपर बनेगा बेटा एम ई अपॉन में एम आर प्लस स्मॉल आर, और ये करंट का फॉर्मूला है। अब सुनिए बेटा, जैसे ये मेरा मेन फॉर्मूला आ गया, अब इसके बाद मैं उस टाइम को बचा लेता हूँ। आप अपने दो केसेस बना लीजिएगा। एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को बहुत बड़ा ले लेना स्मॉल आर से, जैसे हमने किया था, तो स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करके फॉर्मूला निकल आएगा। और एक बार स्मॉल आर को बहुत बड़ा ले लेना एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो उस समय कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देना और फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा कॉम्बिनेशन होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमारा एक आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम सीरीज में भी लगाएंगे और पैरेलल में भी लगाएंगे। नोट करो, जल्दी से बताते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमारा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में बात करने जाए तो कैसा होता है सर? मिक्स्ड में क्या होगा? कुछ सेल्स हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और कुछ हम उन्हें आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि 10 सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो एक पूरा कॉम्बिनेशन बना, और ऐसे 5 कॉम्बिनेशंस मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए 10-10 के, तो टोटल 50 सेल्स लग गए होंगे। तो हम उस तरीके के जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना, उसको हम मिक्स्ड बोल रहे हैं, जहां पर सर हम सीरीज में भी कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल में भी। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमने अभी लिया था ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। मैंने बोला ई आर ऐसे एन सेल्स मैंने पहले सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किए। तो एन सेल मतलब एक रो में लगने वाले टोटल सेल्स कितने? एन सेल्स। एन सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया सर। चलो, फिर उसके बाद आपने ऐसे वाला एन सेल्स का एक कॉम्बिनेशन, उससे भाई सेम टू सेम उसको मैंने एक बार और पैरेलल में लगाया, और ऐसे करते करते ऐसे एन रोज मैंने बना दिए, एम रोज। तो हर किसी में एन सेल्स मेरे पैरेलल में लगे हुए हैं, एम रोज हैं। अब इस सबको बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया, बोला करंट निकालो भाई आई। देखो सिंपल है, कंफ्यूज मत होना, एक एक स्टेप पे जाओ। सबसे पहले यदि मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट बनाने के लिए जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा सर? ई ई ई एन टाइम्स सीरीज में लगा है, तो ये सब मिल करके जो बनेगा ना टोटल एक ईएमएफ होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन ई, एन टाइम्स ऑफ ई। चलेगा? एन टाइम्स ऑफ ई। ठीक, और उस सब का रेजिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस आर प्लस आर, तो मिलकर के क्या हो जाएगा? एन आर। ये एक बना। ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दूसरा वाला जो है उसके लिए भी निकालोगे तो वही आएगा इफेक्ट, क्या? एन ई, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। ठीक, और लास्ट वाले में देखने जाए तो भी वही इफेक्ट आने वाला है, क्या? एन ई और एन आर। ये बन गया अपना पूरा। ठीक है, और बाहर से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, और ये करंट जा रहा है आई। चलेगा? यहां तक सर्किट बना। अगला सर्किट क्या बनेगा? देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, एक का वोल्टेज है नहीं, दूसरे का भी है नहीं, सबका है नहीं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ओवरऑल यदि मैं एक बनाने जाऊं तो एक वैल्यू कितनी आएगी? एन ई। वोल्टेज तो सेम ही है, रेजिस्टेंस कितना होगा? पहले का एन आर, दूसरे का एन आर, तीसरे का एन आर, और ऐसे एम टाइम्स, एम रोज हैं जो पैरेलल में लगे हैं, तो हम आर बाय एम बोलेंगे। तो एन आर बाय एम, तो एक रेजिस्टेंस आएगा ओवरऑल, वो आएगा एन आर बाय एम, और इस पूरे को आपने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया है कैपिटल आर से, और ये आई उसमें से फ्लो होने वाला करंट है। अब मुझे इस आई की वैल्यू लिखनी है। बताओ बेटा क्या लिखें? आई इक्वल्स टू सर नेट ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। कितना ईएमएफ आया टोटल सर? एन ई।
तो मैंने लिखा NE टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैं लिखूंगा R प्लस NR/N, R प्लस NR/N। ठीक, तो ये जो चीज निकल के आई ये मेरे करंट की वैल्यू निकल के आई, I इक्वल्स टू NE अपॉन में R प्लस NR/N। क्लियर है? तो ये मेरे टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। तो तीनों सेल के कॉम्बिनेशंस आप बेटा एक बार पढ़ के रखिए। अच्छा, इसमें भी वो केस लगा लेना, एक बार कैपिटल R को बड़ा ले लेना स्मॉल r से, एक बार स्मॉल r को बड़ा ले लेना कैपिटल R से। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके पास, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। और व्हीट स्टोन ब्रिज में आप लोग से क्या होता है, हम लोग के सिलेबस में जो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, वो कौन सा वाला है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। दो होते हैं, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। और हमारे सिलेबस में जो वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं सर्किट में, है ना। एक सेटअप है, मतलब इस टाइप का सेटअप है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक हम लोगों ने नहीं, एग्जैक्टली व्हीट स्टोन ने, है ना, उसने जो बना के रखा है, उसने 4 रेजिस्टेंस को लिए, R1, R2, R3 एंड R4। इन चारों को इस पैटर्न में उसने अरेंज किया। ठीक, और उसके बीच में डायगोनली यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया RG। अब या तो रेजिस्टेंस बोल लीजिए या फिर हम बोलते हैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दो जी, चलेगा। हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा कहीं ना कहीं RG, चलेगा। दोनों एक ही चीज है। अब सुनिए ध्यान से, होता क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया R1, R2, R3, R4 सबकी वैल्यूज, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके। अब हम बोलते हैं यहाँ पर सर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब बनेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करने जाए तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, उनका जो फंडा था, आप उन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इनकी वैल्यूज को बदल बदल के देखा। जैसे देखो, मान लो मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, रेजिस्टेंस लगा दो और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नोट करो कि कितना करंट आ रहा है, तो कुछ करंट आ रहा होगा। अगली बार मैंने रेजिस्टेंस को फिर से चेंज किया, फिर से मैंने रीडिंग नोट करी, फिर से कुछ वैल्यू आई। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज उसने कब बोला मालूम है, जब उसने ये नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक वैल्यूज पे, जहां पर R1, R2, R3 और R4 की कुछ स्पेशल वैल्यूज रखी गई, जब उसका गैल्वेनोमीटर जो लगाया था बीच में उसका डिफ्लेक्शन जब 0 आया ना, तो उसने बोला कि सर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और इस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन ही हो जाती है कि गैल्वेनोमीटर से निकलने वाला करंट 0 होना चाहिए। देखो बेटा, एक बताएं, आपने पढ़ के रखा है कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। नहीं सर, वो तो बाद में डिराइव होकर के निकल के आता है कंडीशन। मेन कंडीशन जो देखी गई वो ये कि जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि करंट उसमें से यदि 0 है तो वो बैलेंस्ड है। और फिर उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो रिलेशन निकल के आता है कि सर R1/R2 इक्वल टू R3/R4, चलेगा। और वो डेरिवेशन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखें, है ना, समझाते हैं आपको, करवाते हैं कैसे करना है। ध्यान से देखें, जैसे मान लो बेटा मैंने बोला जैसी बैटरी से कनेक्ट करा आपने यहाँ पे, तो होगा क्या मुझे बताओ, कि यहां से कुछ करंट गया I, ये करंट यहां पहुंचेगा I, ठीक है, बैटरी से निकलने वाला करंट को डिवाइड करो। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, इसमें से हमने माना, सपोज करिए कि R1 में से कितना करंट चला गया, I1 चलेगा। अरे 10 एम्पियर आया, उसमें से 2 एम्पियर उधर चला गया, तो अब बचा हुआ 8 एम्पियर किधर जाएगा सर, R2 से। तो इधर से कितना करंट गया होगा, देखो I करंट आया था, I1 इधर गया, क्या मैं लिख सकता हूं I माइनस I1, तो I माइनस I1 करंट इस वाली ब्रांच में से निकला। अब सुनो, ये I1 करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो इसको फिर से 2 रास्ते दिखेंगे, एक RG वाले में और एक R3 में। तो बेटा मैंने यहां से आपसे ऐसा बोला कि सपोज करिए कि इधर साइड गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो गया होगा, IG चलेगा, G गैल्वेनोमीटर के लिए लगा रहा हूं। तो IG करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो देख बेटा यहां से I1 आया था, IG नीचे गया, तो बचा हुआ पार्ट R3 में से कितना जाएगा, I1 माइनस IG, तो I1 माइनस IG करंट इसमें से फ्लो हो गया। अब सुनो, यहां से IG करंट आया इस जंक्शन पे, जंक्शन रूल लगा रहा हूं, यहां से कितना आया I माइनस I1 और यहां से IG, दोनों मिलेंगे और इधर से कितना जा रहा होगा, I माइनस I1 प्लस IG, चलेगा। तो इस तरीके से जब हमने ये करंट को लेके आए, अब देखो ये करंट यहां से आया और यहां से ये करंट इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों मिलेंगे। तो देखो जब दोनों ऐड होंगे तो देखना I माइनस I1 प्लस IG,
I1 माइनस आई जी, तो देख माइनस I1 से प्लस I1 कैंसिल, प्लस IG से माइनस IG कैंसिल, मतलब ओवरऑल I करंट फिर से वापस सर्किट में फ्लो हो गया। तो इस तरीके से हमने उसका करंट डिवीजन किया कि हर रेजिस्टेंस में से कितना कितना करंट जा रहा होगा। ठीक है, अब लगा दीजिए बेटा इसमें KVL लूप इक्वेशंस। अब लूप इक्वेशन यदि लिखने जाऊं तो देखो मैं दो लूप बनाता हूं, एक फर्स्ट वाला ये और एक सेकंड वाला ये। तो देखो लूप 1 में जब हम लिखने के लिए जाएं तो सबसे पहले हमें एक कन्वेंशन लेकर के चलना पड़ता है कि किस तरीके से जाएं। मान लो बेटा हमने बोला I1 करंट इधर आ रहा है, तो आप इसी करंट को ऐसा मान लो इस डायरेक्शन में एरो, हमने इसको पॉजिटिव लेके रखा है, चलेगा, हमारे अकॉर्डिंग यही है। अब सुनिए केवीएल क्या बोलता था, यदि वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव में जाए तो नेगेटिव, नेगेटिव में जाए तो पॉजिटिव, रेजिस्टेंस में से जाए तो प्लस माइनस पहले वाला, है ना। अब लो ये I1 करंट जब इसमें से जाएगा R1 में से, तो देखो बेटा यहाँ प्लस बनेगा कहीं ना कहीं और यहाँ माइनस, तो हम क्या लिखेंगे माइनस RI, तो माइनस R1 और I1, क्योंकि इसमें से सिर्फ इतना ही करंट जा रहा है, माइनस R1 I1। अब सुनो यही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यदि मैं इसको नीचे लेकर के आऊं तो सर इधर भी प्लस इधर माइनस, तो यहां से भी वही करंट होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, तो क्या बनेगा माइनस RG IG, चलेगा बेटा। RG करंट नीचे जा रहा है और RG रेजिस्टेंस में से IG करंट नीचे जा रहा है, तो देखो डायरेक्शन उसी को फॉलो कर रहा है, सेम है। अब लेकिन तीसरे में देखना बेटा, ध्यान देना, हमने जो कन्वेंशन माना था कि वो हमारा इधर जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग यदि ये आ रहा है ना एरो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है I माइनस I में, तो सर ये प्लस बना होगा ये माइनस, अरे यार इस करंट के अकॉर्डिंग ये प्लस ये माइनस है, और हमने जो कन्वेंशन लिया उसके अकॉर्डिंग हम अब रेजिस्टेंस के नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, और नेगेटिव में एंटर करेंगे तो प्लस लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव में से निकलते हैं तो माइनस, नेगेटिव में एंटर करते हैं तो प्लस। तो हमने बोला अब ये करंट के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव में एंटर हो रहे हैं तो इसे प्लस लिखना, तो प्लस हमने क्या लिख दिया बेटा R2 इंटू उसका जो रेजिस्टेंस है करंट है वो कितना है I माइनस I1 इक्वल टू 0, चलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लूप में केवीएल हमने अप्लाई किया। अब देखिए कंडीशन है साथ में लगाते चलो, आपने अभी बोला था सर IG इक्वल टू 0 है, अरे बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है कि IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए, IG को 0 करो और इक्वेशन निकालो, क्या निकलेगा माइनस R1 I1 और ये IG RG वाला पार्ट खत्म, प्लस R2 I माइनस I1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो यार भाई, इसको कैसे क्या कर सकते हो, माइनस R1 I1 प्लस R2I माइनस R2 I1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस दोनों उधर ले जाइए तो यहाँ से निकलेगा R2I इक्वल टू उधर से ऐड होगा तो R1 प्लस R2 इंटू I1, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो बेटा I अपॉन में I1 इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन में R2, चलेगा। तो ये मेरे पास I अपॉन I1 की वैल्यू निकल के आई और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्लियर है, समझ में आया? तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट निकल के आया। सेकंड वाले में लगाइए, सेकंड वाले के लिए लूप के लिए भी इक्वेशन हम यहीं से लिखते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब लूप 2 में लगाओगे तो क्या इक्वेशन आएगी, ध्यान से देखना। अब लूप 2 में भी फिर आप एक डायरेक्शन मान लीजिए बेटा, आप ऐसा मान लीजिए करंट हम लेके चलते हैं। अब सोचो पहला वाला जो करंट R3 में से जा रहा है उधर ये प्लस ये माइनस, तो क्या बनेगा बेटा माइनस R3 और करंट की वैल्यू I1 माइनस IG, तो मैंने लिखा I1 माइनस IG, यहां तक सही है। अब सुनो ये करंट जब यहां से घूम करके इसमें आएगा तो देखो बेटा यहां से, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग क्लास डिसाइड करके रखा है ये प्लस और ये माइनस, तो अब ये जो हमने जो डायरेक्शन का कन्वेंशन लिया ना उसके अकॉर्डिंग हम नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट। तो R4 और R4 के साथ क्या आएगा करंट I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। एंड लास्ट इसी तरीके से घूमते हुए इसमें जाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस RG IG। और बेटा अभी अपन ने क्या बोला फिर से, सर IG की वैल्यू को 0 कर देना है। अब IG की वैल्यू को यदि आपने यहां पर 0 किया तो देखो क्या बनेगा माइनस R3, IG 0 हो गया तो सिर्फ I1, और यहां से देखो प्लस R4 I माइनस I1, IG गया और ये वाला IG भी गया, इधर खत्म हो गया। और इन दोनों से रिलेट करके यदि अपन निकालने जाए तो देखो बेटा यहां से R4 I इधर आ गया और ये दोनों उधर जाएंगे तो R3 प्लस R4 I1, ठीक। और यदि मैं उसको सही से लिखने के लिए जाऊं तो देखो मैं इक्वेशन यहां लिख रहा हूं I अपॉन I1 डिवाइड कर देते हैं, तो R3 प्लस R4 अपॉन में R4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन निकल के आया, ठीक। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों से ही हमने क्या निकाल लिया,
बेटा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से दोनों से हमने I बाय I1 की वैल्यू इधर भी निकाली, I बाय I1 इधर भी निकाला, और दोनों सेम है LHS, तो RHS भी सेम होंगे। तो दोनों की इक्वेशंस को कंपेयर कर देता हूँ, 1 = 2। देख लेना बेटा, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। अब दोनों को यदि मैं कंपेयर करने के लिए जाऊं तो देखो वहां से क्या निकल के आ रहा है सर, R1 अपॉन R2 सेपरेट करके लिख रहा हूं, R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R2 मतलब कैंसिल 1 हो गया, और इसको लिखेंगे तो R3 अपॉन R4, और R4 अपॉन R4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 का इफेक्ट गया, तो आपको रिजल्ट मिला R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, और ये मेरा रिजल्ट है। और ये हमारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन निकल के आता है कि कब वो बैलेंस्ड होगा। तो हम लोग बोलते हैं जब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 का रेशो सेम होगा तो वो बैलेंस्ड होगा। तो ध्यान रखना, बैलेंस की कंडीशन क्या मालूम, सेम पोजीशन में उनका रेशो सेम होना चाहिए। मतलब कैसा, देख इधर से R1 अपॉन R2 ले रहे हैं तो इधर से R3 अपॉन R4, या फिर उल्टा ले लेते तुम R2 अपॉन R1 तो इधर से R4 अपॉन R3, या फिर R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। सेम पोजीशन में आप उसको कंपेयर कर लीजिए, यदि उनका रेशो सेम आता है तो वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। चलेगा, थोड़ा चैप्टर लेंदी है भाई, है ना, तो मैं सब खत्म ही कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है ज़्यादा उसको मैं स्किप भी कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का, लास्ट टॉपिक हम लोग देखना है इसमें। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के लिए हम बात करने के लिए जाएं तो जरा जो सोचो, यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडक्टर गिवन है ना, सपोज, तो हमारे पास जो भी एक कंडक्टर हमें दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि उसमें से मैं करंट को फ्लो करवाऊं, एक कंडक्टर है, इसे हमने कहीं पर भी कनेक्ट किया, और इसमें से मैं कुछ करंट I फ्लो करवाने जाता हूँ, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा R, है ना, और कुछ टाइम तक हम करंट फ्लो करवा रहे होंगे तो T होगा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में करवा रहा हूँ। तो हमने कहा कि यदि मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें से मैं करंट को फ्लो करवाऊं, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो, मान लीजिए बल्ब के बारे में बात करते हैं। आपने वो बल्ब देखा है, येलो वाला बल्ब चलता था पहले, है ना, 100 वॉट का, 60 वॉट का, है ना, 200 वॉट का, ऐसे चलते होंगे। वो जो बल्ब होते हैं ना, उन बल्ब को देखना कि यदि मान लीजिए रूम में मैं बल्ब को ऑन कर दूं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, आधे घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप उसे, आप थोड़ी देर के लिए बाद जाओगे ना तो आपको वो रूम गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइट को जला करके रखते हैं, तो लाइट से जो होता है ना, तो ये होता क्या है कि उसके जो फिलामेंट्स हैं बल्ब के, उस फिलामेंट में से जब करंट फ्लो होता है, वो एक वायर है, तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही होती है। कुछ एनर्जी जो हम उसको देते हैं ना, वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो यदि एक वायर में से, एक कंडक्टर में से मैं करंट को फ्लो करवाऊं, तो वो जो हीटिंग इफेक्ट आपको दिखता है ना, वो एक्चुअली में क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी है। तो कितना हीट एनर्जी उसमें से लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और हम उसके लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। वो तीनों फॉर्मूले एनर्जी के क्या निकल के आते हैं, वो होते हैं H = I² RT, याद करिएगा, है ना बेटा, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। H = I² RT, ठीक, एक फॉर्मूला ये होता है। I क्या था बेटा, जितना करंट हमने उसमें से फ्लो करवाया, R क्या था, उसका रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि कितनी देर तक हमने करंट फ्लो करवाया। जैसे मान लो एक बल्ब में मैंने 5 मिनट के लिए करंट फ्लो करवाया और बंद कर दिया, और एक में मैंने 5 घंटे तक करंट फ्लो करवाया, इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, 5 आवर्स वाले में, है ना। मतलब जितना ज्यादा देर तक आप करंट को फ्लो करवाएंगे, उसका हीटिंग इफेक्ट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, एक H = I² RT, एक ये फॉर्मूला याद रखिए। दूसरा होता है, इसी में कन्वर्ट करके I को, ओम्स लॉ पढ़ा है, V = IR, तो V = IR यदि हम लोग लिखते हैं तो बेटा I की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, V/R। यदि आप I को V/R लिखोगे तो क्या बनेगा ये बेटा, V/R² × RT, क्या बनेगा, V² अपॉन में R² से एक R कैंसिल होगा तो एक R मिलेगा, V²/R × T, ये H का फॉर्मूला है। तो H = V²/RT, ये सेकंड फॉर्मूला बना। एक थर्ड फॉर्मूला बेटा यहीं से यहीं, H = देखो I²R को क्या लिख सकते हो, I² को लिखो I × I, तो एक IR बनेगा और एक I बनेगा, IR मतलब V, तो हम सिंपल लिखते हैं बेटा VIT। आपके ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं। और देखो फिर से खास बात,
जो मैंने आपको कैपेसिटर वाले टॉपिक में भी बताया था कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो देखो, जब हम यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, तो यदि करंट कांस्टेंट होता है तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाओ, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो फायदा देगा, है ना, बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, एक करंट निकालोगे सब जगह अप्लाई हो जाएगा। वी स्क्वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो वी स्क्वायर बाय आर टी से लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि दोनों गिवन है तो ये लगा लो, चलेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है किस चीज का, हीट एनर्जी के। अब सुनिए, अब आता है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। यदि मैं पावर के बारे में बात करने के लिए जाऊं तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं बेटा पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अरे पढ़ा हुआ है बेटा, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो जो वर्क डन अपॉन टाइम लिखते हैं, वर्क डन ही तो एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो हम लोग बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम यदि बोलने के लिए जा रहे हो तो वो पावर है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अब सुनो, और किलो वॉट भी है, सब कुछ है, बताते हैं। मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला बना P इक्वल्स टू H बाय T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी H से हमने डिनोट किया I बाय, ठीक है, तो H बाय T। तो देखो बेटा ये तीन फॉर्मूले हमारे एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। कौन से, देखो P इक्वल्स टू फर्स्ट वाला आई स्क्वायर आर टी है, मैंने लिखा आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, टी का इफेक्ट कैंसिल हुआ तो सर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक। दूसरा P का फॉर्मूला लिखेंगे, H के प्लेस पे आप क्या रखिएगा बताओ बेटा, H बाय टी। तो H बाय टी को यदि लिखने जाए तो V स्क्वायर बाय आर टी अपॉन में टी, टी का इफेक्ट कैंसिल करो तो पावर का फॉर्मूला निकलेगा V स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला हो गया। और थर्ड वाला फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, यहाँ से वी आई टी, तो H बाय टी है तो H के प्लेस पे वी आई टी अपॉन में टी कैंसिल करिए तो आंसर आएगा वी आई। तो ये पावर का थर्ड फॉर्मूला। अब देखो ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास पावर के निकल के आए, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। कब कौन सा लगाओगे, आई स्क्वायर आर तब लगाओ जब करंट कांस्टेंट है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। वी स्क्वायर बाय आर तब लगाओ जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, वोल्टेज कांस्टेंट हो, ये जब दोनों गिवन हो। और इसके अलावा भी मैंने एक चीज बोला था, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर सही आएगा, बट कैलकुलेशन सही करना। डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा कि किसी में 2 स्टेप में आ रहा होगा तो किसी में 2 पेज में आएगा, ठीक है। तो सही फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्लियर है बेटा, चलिए। तो ये हमारा इसका पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का हुआ। अब सुनो बेटा, यहीं पर जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, हमसे एक चीज पूछा जाता है कि जो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे होते हैं घरों में, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने नोट कर लिया ना, देखिएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात यदि मैं करने के लिए जाऊं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान देना, देखना। अभी हम लोग ये बोलते हैं, सबसे पहली चीज ये बेटा कि आप यदि एनर्जी बिल देखने जाओ, सुनो अब सिंपल अच्छे समझाते हैं। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, एग्जैक्टली वो बिजली का बिल किस पर बेस्ड है, घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किस पर बेस्ड होता है। हम लोग को कई बार लगता है कि सर जितना ज्यादा पावर यूज हो रहा है उतना ज्यादा बिल आएगा। सर पावर अफेक्ट जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर के अकॉर्डिंग वो बिल आ रहा है। बिल आ रहा है आपकी एनर्जी पे, कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी एनर्जी उसकी कंज्यूम करके रखी है, जितनी एनर्जी आपने उसकी यूज करी है ना, उसके अकॉर्डिंग वो हमसे बिल देता है। तो आपको जो बिल मिलेगा वो एनर्जी के बेसिस पर मिलेगा, ठीक है। तो हमें एनर्जी निकालना होता है और एनर्जी को ही हमने यहां पर कमर्शियल यूनिट में रखा हुआ है। तो देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला पावर का फॉर्मूला बना P इक्वल्स टू H बाय टी, तो सर एनर्जी निकालूंगा तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, आ गया। अब पावर इंटू टाइम, अब यदि मैं इसकी यूनिट बताने के लिए जाऊं तो देखो ध्यान से बेटा, यदि मैं यूनिट लिखूं तो मुझे एक चीज पता है कि H की यूनिट होती है जूल। H को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी है जूल में। यहां पर मैं पावर और टाइम की बात करूं तो इसी को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना। पावर को आप क्या लिखोगे बेटा, मुझे बताओ एक चीज, कमर्शियल यूनिट की बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना। पावर को क्या लिखोगे, वॉट, टाइम को क्या लिखोगे, सेकंड। अब यदि मैंने वॉट सेकंड के टर्म्स में यदि मैंने एनर्जी को कैलकुलेट किया तो सोचो हमारा बिल कितना बड़ा आने वाला है। आपको बिल को देख करके अटैक आने वाला है। कैसे, आप घरों में यूज करते हो, अपने घरों में कितने वॉट की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना। तो एक चीज बताना, आपका सिंपल एक बल्ब भी लगाते हो ना, अभी आप एलईडी वाला लगा रहे हो तो 15 वॉट का तो आएगा ही आएगा। ट्यूबलाइट लगाते हो 36 वॉट का आता है। अब आपने घर में कितने सारे बल्ब और कितने सारे लगा के रखे, उसके बाद एसी लगा के रखा है, एसी कितना ज्यादा यूनिट लेता है, पावर है।
उसके बाद में फैन है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में टीवी है। अब इतनी सारी चीजों के लिए यदि तुम पावर्स को काउंट करो तो एक पावर एक बड़ा नंबर बनता है, और उस बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम से। और सर बिल कितने दिन का आता है? 30 डेज का। अब 30 डेज का बिल आता है तो सोचो बेटा 30 डेज में एक दिन में 24 आवर्स, 24 आवर्स में से एक आवर में 60 सेकेंड, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। मतलब देखो यदि मैं 30 डेज का कैलकुलेशन करूं तो मैं बोलूंगा सिंपल सा 30 डेज 1 डे में कितने आवर्स? 24 आवर्स, 24 आवर्स 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट और 60 सेकेंड। और उसके अलावा आपने जो भी पावर यूज करके रखा है वो अलग, मान लो 2350 पावर आप यूज कर रहे हो, इन सबको बड़ा मल्टीप्लाई करो, देखो नंबर कितना बड़ा आने वाला है, भयानक बड़ा आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इतना बड़ा कैलकुलेशन अच्छा भी नहीं लगता कि इतना बड़ा बिल आएगा तो आपको वैसे ही देख के टेंशन आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो कमर्शियल यूनिट रखी गई है वो क्या किया गया है, उसने पावर की वैल्यूज को, मतलब जो यूनिट है उसको बड़ा यूनिट रखा गया है। कैसे? तो ध्यान से देखिए, इसी चीज को बचाने के लिए उसने क्या किया, देखो जो पावर है ना उसे उसने मेजर किया किसमें? किलोवाट। पावर को किसमें मेजर किया? किलोवाट। और आवर्स को किसमें लिया? टाइम की जगह, सेकंड की जगह आवर्स में, किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट आवर्स जो है वो हमारी यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर्स। अब देखो उसे क्या होता है, जैसे मान लो यदि मैंने लिखा था 2360, इतना पावर यूज कर रहे थे वॉट में, तो ये जो किलोवाट में लिखोगे तो यही चीज सिर्फ कितना हो जाएगा? 2.36। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे डेज की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि 30 डेज का बिल है और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? सर 24 आवर्स। तो आपका वो मिनट और सेकंड वाला कैलकुलेशन बच गया। तो ये नंबर फिर भी इतना अच्छा है, मतलब इतना आएगा कि मतलब ठीक ठाक है यार, चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किलोवाट आवर्स है, किलोवाट आवर्स। और ध्यान रखना बेटा एक चीज का, क्या कि जब आप किलोवाट आवर्स के बारे में बात करने के जा रहे हो, इसी को लिखा जाता है 1 BOTU, बोटू। कई बार पूछते हैं कि 1 बोटू क्या होता है? 1 बोटू, तो 1 बोटू का फुल फॉर्म होता है, बोटू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बोटू का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये होता है आपका BOTU, बोटू। चलेगा? तो जो 1 बोटू है वही हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उसको आप हमेशा किलोवाट आवर्स में लाओ, इसी के हिसाब से कैलकुलेशंस करो, आपके बाद बन जाएंगे। चलेगा? अब इतना पोर्शन हमने कवर किया, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश करी। थोड़ा लंबा लेक्चर गया होगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है ना? चले, तो जो भी है आप बेटा लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, ठीक है? और फीडबैक जरूर दो यार भाई, है ना? आपने फीडबैक मुझे दो कि क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर फिर आपको 2 दिन के गैप से आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? अगला लेक्चर होगा हमारा MEC, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? तो पढ़ते रहो भाई, है ना? क्योंकि एग्जाम्स आपकी बहुत पास है, और आप मेरे ख्याल से यदि ये लेक्चर देख रहे हैं ना बेटा, तो आपका पूरा चैप्टर कवर्ड हो रहा है उस चीज में। मतलब आपको बहुत कम पार्ट होगा जो आपको उठा करके देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाला भी, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजों को कवर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए फीडबैक दो, लाइक करो, शेयर करो, है ना? सब्सक्राइब करो यार। चलो बाय बेटा।